हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हैं। आज के इस सेशन में एसएससी सीजीएल 2021 टीयर 1 में जितने भी सवाल पूछे गए थे ज्योमेट्री से, उसके ट्रायंगल्स के सारे क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। ज्योमेट्री में लगभग 80 के आसपास क्वेश्चंस पूछे गए थे। अगर मैं इसे दो पार्ट में सेपरेट किया है, ट्रायंगल के क्वेश्चंस अलग और सर्कल के क्वेश्चंस अलग, तो सर्कल की एक अलग वीडियो आएगी। ट्रायंगल्स के सारे क्वेश्चंस हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ट्रायंगल्स में भी मैंने फर्दर बाइफिकेशन किया है, बेसिक ट्रायंगल के क्वेश्चंस अलग करे हैं, ठीक है, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम के क्वेश्चंस अलग करे हैं, राइट एंगल ट्रायंगल के क्वेश्चंस अलग करे हैं, क्वेश्चन जो सिमिलैरिटी पे बेस्ड है उन्हें थोड़ा सा अलग किया है, और बाकी जितने जितने टाइप्स बन सकते थे टाइप वाइज अरेंज करके मैं यहाँ पे आपको कराऊंगा, जिससे कि आपको एक्चुअली में समझ आए जो टॉपिक्स आप पढ़ रहे हैं उसमें किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जिससे ट्रायंगल के क्वेश्चंस बन रहे हैं, कौन से टॉपिक ऐसे हैं जिसमें एसएससी नहीं पूछ रहा है, क्योंकि एक लिमिटेड टाइप के क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा एसएससी में पूछे जा रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे क्लियर होंगी और वो प्रॉपर्टीज थ्योरम भी आपको समझ आ जाएंगी, जिससे कि एग्जाम में दोबारा सेम टाइप के क्वेश्चंस रिपीट होंगे तो आपको करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, बेसिक ट्रायंगल की नॉलेज आपको होनी जरूरी है, तभी ये सेशन बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगा। तो मैं स्टार्ट करता हूँ विदाउट एनी फर्दर डिले। तो एक पूरी प्लेलिस्ट अवेलेबल है जिसमें एसएससी सीजीएल 2021 टीयर 1 के हम क्वेश्चंस कर रहे हैं। ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, तो इस प्लेलिस्ट से सारी वीडियोस देख सकते हैं। इनकी पीडीएफ भी मैं आपको दे दूंगा सारी की सारी विद वीडियो सॉल्यूशन लिंक, जिससे कि आपको प्रैक्टिस करने में कोई दिक्कत ना आए। साथ ही साथ एसएससी सीजीएल 2021 टीयर 2 के भी मैंने चैप्टर वाइज सारे क्वेश्चन सोल्व करा दिए थे, वो आप देख सकते हैं। सीजीएल 2020, सीजीएल 2019-18 इनके भी चैप्टर वाइज सॉल्यूशन चैनल पर कहीं ना कहीं अवेलेबल होंगे। आप टॉपिक का नाम और स्पेस आरबी या शुभम जैन लिखेंगे तो आपको वो वीडियोज मिल रही होंगी। ठीक, आप चैनल से जुड़ सकते हैं एसएससी एग्जाम से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन के लिए, और टेलीग्राम चैनल पे सारी प्रीवियस ईयर की पीडीएफ्स अवेलेबल होती हैं, जिन्हें यूज करके आप अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं, अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट अवेलेबल हैं जो आप देख सकते हैं, और कंप्लीट मैथमेटिक्स की तैयारी के लिए आरबी एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में काफ़ी अफोर्डेबल प्राइसेस पे कंप्लीट बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल कोर्स आपको मिल जाएगा। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ तरीका समझ आता है तो यू कैन गो विद द कोर्सेज, जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। ठीक है, लेटेस्ट पैटर्न में बेस्ड बिल्कुल वो चीज़ें जो एग्जाम में पूछी जाती हैं उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए क्रिएट किया गया है। साथ ही साथ जनरल साइंस और इंग्लिश का कोर्स भी हमारी एप्लीकेशन पर अवेलेबल है, रीजनिंग का कोर्स भी जल्द ही अवेलेबल हो जाएगा। तो यू कैन डू योर कंप्लीट एसएससी एग्जाम्स प्रिपरेशन फ्रॉम आरबीई। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर क्वेश्चन। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं वो ट्राइंगल के बेसिक क्वेश्चंस हैं। जैसे सबसे पहला सवाल मेरे पास ये है, एक ट्राइंगल है जिनके तीन कोण ये दे रखे हैं, हमें मान बताना है कि एक्स का मान क्या होगा। आपको पता है ट्राइंगल में तीनों एंगल्स का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है, तो इन तीनों का सम मेरे पास क्या आएगा, 180 डिग्री निकल के आएगा। अगर सम करूंगा मैं 8x, 6x, 14x और 18x, यहाँ पे -15, -11, -26, -36, ये किसके बराबर 180 के बराबर हो जाएगा। 36 उधर जाएगा 216, 216 को 18 से डिवाइड करूंगा तो 12। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्लियर है पहला सवाल। सिंपल सवाल, मैंने एक ऑर्डर में अरेंज किया हुआ है जिससे कि चीज़ें समझने में आपको दिक्कत ना, आपको एक्चुअली में पता चले किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछता है। कुछ लोगों को ये लगता है सीजीएल मतलब बहुत ही मुश्किल, कुछ भी पूछेंगे, पता नहीं क्या क्या कर रहे होते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए रियलिटी में क्वेश्चंस कैसे आपके एग्जामिनेशन में आते हैं। कहता है हमारे पास एक ट्राइंगल है जिसकी साइड्स की लेंथ प्रोपोर्शनल है नंबर्स के 7, 24 और 30। तो हमें बताना है ये कौन सा ट्राइंगल बनेगा। नो ट्राइंगल ही नहीं बनेगा, या ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल बनेगा, राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, एक्यूट एंगल ट्राइंगल बनेगा। ठीक है, तो अगर प्रोपोर्शनल टू 7, 24 और 30 है तो मतलब जो साइड्स है मेरी वो 7x, 24x और यहाँ पे 30x मान सकता हूँ। ठीक है, x का मान कुछ भी हो सकता है। तो अगर हमें ट्राइंगल ही पता करना है तो आप इसे x को 1 में रख के भी चाहें तो क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं। मैंने कहा ट्राइंगल की अगर साइड 7 है, 24 है और 30 है तो कौन सा ट्राइंगल बनेगा। सबसे पहली चीज़ तो हमें ये आइडेंटिफाई करना होता है कि ये ट्राइंगल बनेगा भी या नहीं बनेगा। ट्राइंगल पता करने के लिए कि ट्राइंगल बनेगा नहीं बनेगा, सबसे सिंपल प्रॉपर्टी है, दो छोटी साइड्स का सम बड़ा होना चाहिए सबसे बड़े वाली साइड के। तो दो छोटे वाली साइड्स क्या है मेरे पास, 7 और 24, इनका सम कितना आया 31। ये मेरा बड़ा होना चाहिए जो सबसे बिगेस्ट साइड है उससे, ये है 30, तो ये ट्राइंगल तो फॉर्म होगा। ठीक है, अगर मैं लॉजिकली सोचूं किस तरीके का ट्राइंगल फॉर्म होगा, आप देखेंगे एक 24 है एक 7 है। अगर मैंने ये वाली साइड ले ली 24 और एक साइड में लेता हूँ 7 और दूसरी तीसरी साइड मुझे 30 लेनी है, मान लो 7 लेता तो मैं कुछ इस तरह से लेता, तभी ये वाली वैल्यू मेरे पास 30 के आसपास आएगी।
कुछ इस तरह का ट्रायंगल बनेगा। अगर ट्रायंगल बनेगा तो लॉजिकली अगर आप खाली बना के देखें कि किस तरह का ट्रायंगल बनेगा तो आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। अगर आपको कोई कंसेप्ट भी नहीं पता है तो आप कह सकते हैं सर ये तो ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल होगा, क्योंकि ये वाला कोण मेरा 90 से बड़ा हो जाएगा। अधिक कोण त्रिभुज होगा। कोई भी ट्रायंगल जिसमें एक भी कोण अगर 90 से बड़ा हो तो वो अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल कहलाता है। अगर आप बेसिक फॉर्मेशन भी देखोगे इसकी तो कुछ इस तरीके से दिखेगी। कंसेप्ट की मैं बात करता हूँ। कंसेप्ट क्या होता है, अगर मेरे पास एक ट्रायंगल की 3 साइड है जिसमें सबसे बड़ी वाली साइड को मैं क्या मान लूँ, सी मान लूँ। ठीक है, तो मैंने कहा ये वाली साइड ए है, ये वाली साइड बी है और ये वाली साइड सी है। हमेशा सबसे बड़े वाली साइड को, बिगेस्ट साइड को मैंने सी माना। तो मैं अब सारी प्रॉपर्टीज एक एक करके लिख रहा हूँ। बिगेस्ट साइड क्या है मेरे पास, सी है। ट्राइंगल बनेगा या नहीं बनेगा ये कैसे पता चलेगा, ये इस चीज से चलेगा कि सी मस्ट बी स्मॉलर देन सम ऑफ ए प्लस बी। अगर ऐसा है तो मेरा ट्राइंगल फॉर्म होगा। कौन सा ट्राइंगल फॉर्म होगा, अगर मैं एक्यूट एंगल ट्राइंगल की बात करता हूं तो उस केस में जो मेरा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, दो जो छोटी साइड्स हैं उनके स्क्वायर का सम क्या होगा मेरे पास, बड़ा होगा जो मेरे पास जो थर्ड साइड है, जो बिगेस्ट साइड है उसके स्क्वायर से। ठीक है, अगर मैं राइट एंगल ट्राइंगल की बात करता हूं उस पर्टिकुलर केस में मेरा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है सी स्क्वायर के। और अगर मैं ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल की बात करता हूं तो उस पर्टिकुलर केस में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मेरा छोटा होता है थर्ड साइड के स्क्वायर से। क्या ये चीज़ समझ आ गई? तो यही कंसेप्ट हम यूज करके अपना आंसर निकालते हैं। इसके पीछे की बेसिक थ्योरी वगैरह तो हम कोर्स में पढ़ते ही हैं या काफ़ी सेपरेट कंसेप्चुअल क्लासेस जब होती हैं तब हम करते हैं, लेकिन हमें ये चीज़ याद रखनी है। आप देखेंगे यहाँ पे 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर और यहाँ पे मैं कंपेयर कर रहा हूँ इसे 30 स्क्वायर से, 49 आएगा। ये मेरे पास 24 का स्क्वायर 576 आएगा और ये मेरे पास 900 आएगा। आपको सीधा सीधा दिख रहा है ये वाली वैल्यू इससे बहुत ही ज़्यादा बड़ी है, तो ये जो ट्राइंगल बनेगा ये ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल बनेगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज स्मॉलर देन सी स्क्वायर। इसी चीज़ को अगर मैं ग्राफिकली आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो आप इसे ऐसा भी देख सकते हैं। अगर मेरे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल होता है तो आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम, ये वाली साइड ए है, ये वाली साइड बी है और ये वाली साइड अगर मैं सी मान लूँ तो इस केस में सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, ये सब तो हमने पढ़ा हुआ है, तो 90 डिग्री का केस सबको पता होता है। अगर मैं यहाँ पे देखो ए को मैं एज इट इज रख देता हूँ और अगर मैं सी बी को क्या कर दूँ, इस साइड बेंड कर दूँ, ये एंगल 90 की जगह थोड़ा सा कम कर दूँ और बी मैं ऐसे बना लूँ, तो आप देखेंगे जो सी की लेंथ रह जाएगी क्या वो मेरे पास इससे कम हो जाएगी। इस पर्टिकुलर केस में क्या मेरा सी स्क्वायर छोटा हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। क्या ये चीज समझ आई? तो इस केस में ये मेरे पास क्या होगा, एक्यूट एंगल ट्राइंगल बनेगा। बस ये याद रखने के लिए, एग्जैक्ट लॉजिक ये नहीं है। ठीक है, ये अलग तरीके से हम प्रूव करते हैं। और ऐसे ही अगर मैं बात करूं यहाँ पे मेरे पास ए है, अगर मैं बी को इस साइड ले जाऊं तो आप देखेंगे सी की जो लेंथ है उस वाली सी लेंथ से ये वाली लेंथ बड़ी हो जाएगी और ये वाला एंगल मेरा क्या हो जाएगा 90 प्लस थीटा। इसका मतलब यहाँ पे सी बड़ा हो गया इस वाले सी से, तो मेरे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए और बी को मैंने कांस्टेंट रखा था, इस केस में सी स्क्वायर बड़ा हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के सम से। क्या ये चीज़ समझ आ गई? ये बस याद कराने के लिए मैंने एक तरीका बता दिया, आप इस तरीके से भी सोच सकते हैं। देखो कहता है कि हाइट बता दो इक्विलेटरल ट्राइंगल की जिसकी प्रत्येक भुजा कितनी है, 8 सेंटीमीटर है। हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है √3/2 इंटू में साइड, तो ये मेरे पास हो जाएगा √3/2 इंटू में 8 और आंसर आ गया मेरा 4√3। क्वेश्चन हो गया खत्म। चलूँ आगे, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, बिल्कुल सिंपल। अगला सवाल मेरे पास दे रखा है, एक ट्राइंगुलर फील्ड है जिसकी साइड्स हमें 360, 480 और 600 मीटर दे रखी है। जो इसका एरिया है ये एक स्क्वायर फील्ड के एरिया के बराबर है। तो हमें बताना है कि स्क्वायर फील्ड का साइड क्या होगा। अब देखो ट्राइंगुलर फील्ड की अगर मुझे ये साइड्स दे रखी है, क्या इसमें कुछ कॉमन आ रहा है? आप देखेंगे तीनों की तीनों वैल्यूज 120 से मल्टीप्लाई हो रही हैं। अगर मैं 120 को कॉमन ले लूँ तो मेरे पास तीनों साइड्स क्या बचेंगी, ये बचेगी 3, ये बचेगी 4 और ये बचेगा 5। ठीक है, अगर 120 कॉमन लेके मेरे पास साइड्स 3, 4, 5 आ रही हैं तो आप कहेंगे सर ये तो पाइथागोरस ट्रिपलेट बना रहे हैं। पाइथागोरस ट्रिपलेट का मतलब जो ये ट्राइंगुलर फील्ड होगी ये राइट एंगल ट्राइंगल की फॉर्म में होगी। तो मैं अगर तीनों साइड को देखूँ तो मेरे पास यहाँ पे एक साइड होगी 3 इंटू में 120, एक होगी 4 इंटू में 120 और एक होगी 5 इंटू में 120। अगर एरिया निकालता हूँ मैं इसका तो ये हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू में
3 इंटू 120 इंटू में 4 इंटू 120 ये आएगा। ये किसके बराबर है? एक स्क्वायर फील्ड के एरिया के बराबर है। स्क्वायर फील्ड की अगर साइड को x मान लूँ तो उसका एरिया क्या होगा? एक्स स्क्वायर। मुझे बताना है साइड कितनी होगी। आप देखेंगे 2 से काटूंगा इस 4 को तो मेरे पास बचेगा 2। अब देखो यहाँ पे 120 120, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो 120 बाहर आ जाएगा एक्स निकालने के लिए, और 3 इंटू में 2 6 है तो ये √6 बन जाएगा। 120 √6 इज माई आंसर। तो जब भी आपको पता करना हो ट्राइंगल की साइड से रखें, सबसे पहले चेक करो राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है या नहीं बन रहा। वो कैसे चेक करेंगे? आप इनका HCF निकाल लो तीनों साइड्स का, या फिर जो चीज़ तीनों में कॉमन आ रही है ना, जो दिख रही है वो कॉमन कर लो। बाकी जो मेरे पास इंडिविजुअल पार्ट बचेंगे उससे पता चल जाएगा कि आपका ये ट्राइंगल किस तरीके से बन रहा है। अगर वो ट्रिपलेट बन रहा है तो डायरेक्टली करेंगे, ट्रिपलेट नहीं बन रहा है तो बेसिक से करना पड़ता, फिर मुझे हेरोंस फॉर्मूला लगा के एरिया निकालना पड़ता। एम आई क्लियर? ठीक है, अगर तीनों साइड कॉमन भी होती हैं आपको भी पता है। अगर मेरे पास यहाँ पे मैंने 2 ट्राइंगल बनाए, एक साइड है मेरे पास 3 4 और 5, और एक ट्राइंगल है मेरे पास, इसकी साइड है 3 इंटू में 120, 4 इंटू में 120 और ये 5 इंटू में 120। तो ये क्या होंगे? दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे क्योंकि हमारे पास साइड का रेशियो इक्वल है। अगर सिमिलर होंगे तो इनके एरिया का रेशियो क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर ये 1 रेशियो, तो ये 120 है, तो एरिया का रेशियो 1:120 का होल स्क्वायर होता है। तो मैं इसका एरिया निकालूंगा, उसमें 120 के होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास इसका एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो ये कंसेप्ट भी कई बार क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करने में मदद करता है हमारा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहता है मेरे पास एक ट्राइंगल ABC है, D और E BC पे 2 पॉइंट दे रखे हैं कुछ इस तरीके से कि AD बराबर है AE के, एंगल BAD एंगल CAE के बराबर है, AB BD AC और C का कुछ मान दे रखा है, हमें P+Q बताना है। अब बिल्कुल सिमिलर टाइप का क्वेश्चन CGL 2019 Tier 2 में भी आया हुआ है, और मेरे ख्याल से सिमिलर क्वेश्चन CGL 2020 Tier 2 में भी था। 2021 में था या नहीं था मुझे पता नहीं, मतलब मैंने 2 Tier 2 के एग्जाम में बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन देखा हुआ है, करवाया हुआ भी है आपको यूट्यूब चैनल पे ही। तो मैं फिलहाल आपको ये बेसिक से बता देता हूँ कि क्वेश्चन में क्या दे रखा है। जिन्होंने प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस नहीं करे होंगे उन्हें थोड़ी सी तकलीफ हुई होगी इस क्वेश्चन में, बाकी लोगों ने कर लिया होगा। मेरे पास क्या है? एक ट्राइंगल दे रखा है ABC। ठीक है, मैंने ट्राइंगल बनाया। कहता है यहाँ पे D और E 2 पॉइंट है BC के ऊपर, तो एक पॉइंट मैंने D डाल दिया और एक पॉइंट E डाल दिया, ABCDE। ठीक है, आगे कहता है AD बराबर है AE के, तो ये वाली लेंथ मेरी बराबर है AE के। साथ के साथ लिखा करो, अगर दो मेरे पास साइड्स इक्वल हो गई तो अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे, ये वाला एंगल थीटा होगा तो ये वाला एंगल थीटा होगा। साथ के साथ सोल्व करेंगे ना तो बाद में दिक्कत नहीं होती, वरना कोई ना कोई चीज़ छूट जाती है और फिर क्वेश्चन सोल्व करने में तकलीफ होती है। ठीक है, तो मुझे ये चीज़ समझ आई, ये वाला थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा। कहता है एंगल BAD CAE के बराबर है, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल भी बराबर हो गए। आगे क्या आता है? AB मेरे पास कितना है? 2P+3, ये 2P+3 है। BD है मेरे पास 2P, AC है मेरे पास 3Q-1 एंड CE है मेरे पास Q। तो हमें मान बताना है P+Q का क्या होगा। अच्छा, आप एक छोटी सी चीज़ बताओ मुझे, यहाँ पे मुझे कहीं ना कहीं P और Q में रिलेशनशिप कुछ निकालनी होगी, P और Q का मान बताना होगा। अब ये काम हम करेंगे कैसे? जो चीज़ हमें दे रखी थी यहाँ पे, ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर, तो मैंने कहा ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर। कहीं ना कहीं ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल हमें दिख रहे हैं जिसमें P और Q का कुछ दे रखा है और वही रिलेशनशिप हमें स्टेब्लिश करनी है। अगर आप ध्यान से देखें, अगर ये वाला एंगल थीटा है तो क्या ये वाला एंगल 180 माइनस थीटा होगा? क्या ये वाला एंगल थीटा तो ये 180 माइनस थीटा होगा। अगर मैं दो ट्राइंगल को कंपेयर करूँ, ए बी डी ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ मैं और ACE ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ, ये दोनों क्या कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे? मैंने कहा कौन कौन से दो ट्राइंगल, फिर फिलहाल ध्यान से देखो। मैंने कहा ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? देखो ये वाला साइड ये वाली साइड बराबर, ये वाला एंगल बराबर, ये वाला एंगल बराबर, तीन चीज़ें मिल गई जिसमें दो साइड एक एंगल है और एक सीक्वेंस भी मेंटेन हो रहा है। तो प्रॉपर्टी अगर कहना चाहो तो एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी से, अदरवाइज ये नॉर्मली आपको दिख ही रहा है। ठीक है, अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो क्रॉसपोंडिंग साइड्स इक्वल हो जाएंगी। मैं कहूँगा 2P+3 मेरा 3Q+1 के बराबर आ जाएगा और 2P मेरा किसके बराबर आ जाएगा? Q के बराबर आ जाएगा। तो 2P बराबर हो गया Q के, और 2P+3 बराबर हो जाएगा 3Q-1 के। आप 2P की जगह Q को रख देंगे, Q+3 बराबर हो जाएगा 3Q-1 के।
2q 4 के बराबर, q का मान मेरा आ जाएगा 2। अगर q मेरा 2 हो गया तो p कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। q प्लस p ही पूछा था, ये हो जाएगा 3। क्या क्वेश्चन सभी लोगों को समझ में आ गया? ठीक है, ऐसा पूछा जा चुका है, ये पहली बार एसएससी ने ऐसा सवाल नहीं पूछा है, सीजीएल मेंस में 2-3 बार आ चुका है इस टाइप का सिमिलर क्वेश्चन। चले आगे, इसलिए प्रीवियस ही इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि वही घुमा फिरा के बार बार क्वेश्चन पूछ रहा होता है एग्जामिनर। अब मेरे पास यहाँ पे देखो ये वाला सवाल है, ये भी ठीक सवाल है। क्वेश्चन में क्या आता है, मेरे पास एक ट्राइंगल है ए बी सी जिसमें पी क्यू आर ए बी बी सी और सी ए पे कुछ पॉइंट्स हैं। तो मैंने ट्राइंगल बनाया ए बी सी और ए बी सी, ठीक है। पी पॉइंट ए बी पे है, क्यू पॉइंट बी सी पे है और आर पॉइंट मेरा ए सी पे है, ये दे रखा है कुछ इस तरीके से। बी क्यू बराबर है पी क्यू के, ठीक है। मेरे पास यहाँ पे क्या है, जो बी क्यू है ये वाली लेंथ, ये बराबर दे रखी है पी क्यू के। एक सेकंड, ये वाली लेंथ अपनी बराबर दे रखी है इस वाली लेंथ के। आगे कहता है हमारे पास क्यू सी बराबर है क्यू आर के। तो अगर मैं यहाँ पे क्यू सी बनाता हूँ तो ये वाली दूरी मेरी बराबर दे रखी है इस वाली दूरी के। पी ए सी मुझे 75 डिग्री दे रखा है। हमें बताना है व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल पी क्यू आर। मुझे ये वाला कोण खोजना है कि ये कितना होगा, ठीक है। अब मैं इसे सोल्व करता हूँ, आप मेरे साथ साथ चलेंगे बिल्कुल, ठीक है। सबसे पहले तो मुझे ये वाली साइड और ये वाली साइड अगर इक्वल दे रखी है तो ये वाला कोण और ये वाला कोण मेरा क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ये मुझे समझ आ गया। ये वाली साइड और ये वाली साइड अगर बराबर दे रखी है तो मैं कहूँगा ये वाला कोण और ये वाला कोण मेरा बराबर हो जाएगा, ठीक है। मुझे ये वाला कोण फाइंड आउट करना है कि ये कितना है। अगर मैं पूरे ट्राइंगल को देखूं ए बी सी तो थीटा प्लस अल्फा प्लस 75 180 डिग्री होगा। तो मैं कह सकता हूँ थीटा प्लस अल्फा ये किसके बराबर, ये मेरे पास 180 माइनस 75 के बराबर होगा। क्या इतना पार्ट क्लियर हो गया, ठीक है। अगर मैं ये वाला एंगल की बात करूं, ये वाला एंगल क्या होगा, 180 माइनस 2 थीटा। ये वाला एंगल निकालूं तो 180 माइनस 2 अल्फा होगा, ठीक है। ये वाला ट्रायंगल देखा मैंने, ये वाला ट्रायंगल देखा, और ये लीनियर पेयर भी बना रहे हैं ये पूरा। तो मैं कहूँगा 180, और ये इस वाले एंगल को मैं मान लेता हूँ एंगल क्यू, ठीक है। 180 माइनस 2 थीटा प्लस 180 माइनस 2 अल्फा, और यहाँ पे प्लस एंगल क्यू, ये भी कितने के बराबर हो गया, ये मेरा 180 डिग्री के बराबर हो गया। एक 180 से तो एक 180 कट जाएगा, ठीक है। आप देखेंगे यहाँ पे 180 प्लस एंगल क्यू, ये किसके बराबर, 2 थीटा और 2 अल्फा उधर चला जाएगा, 2 अल्फा प्लस थीटा के बराबर, ठीक है। अब यहाँ से सोल्व करेंगे, अल्फा प्लस थीटा का मान मुझे पता है, ये वाली वैल्यू आई मेरे पास 105 डिग्री। तो ये 2 इंटू 105 210 होगा, 210 में से 180 को घटाऊंगा तो एंगल क्यू का मान मेरे पास कितना आ गया, 30 डिग्री। बिल्कुल बेसिक से किया मैंने, जो दे रखी थी इन्फॉर्मेशन वही यूज करी और अपना आंसर निकाल लिया। ये वाला मान मेरे पास आ गया 30 डिग्री, ठीक है। क्या कुछ और भी किया जा सकता था इस सवाल के अंदर, तो फटाफट से बताएंगे। Was it something else that we could have done in this question? आप देखेंगे यहाँ पे मेरे पास कुछ कंडीशन दे रखी थी कि सर ये वाला एंगल 75 डिग्री ही रखो आप, ठीक है। ये वाला हमारे पास क्या है, कुछ दे रखा था कि ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर है, ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर है, ठीक है। और मुझे ये वाला एंगल बताना है। तो ऐसा क्या मैं कुछ एज्यूम कर सकता था कि ये मेरे पास जो ट्राइंगल होता है ये आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है, ऑल्दो इस क्वेश्चन में आइसोसेलेस नहीं था। क्या मैं अगर आइसोसेलेस ट्राइंगल मान लेता इसे तो क्या मेरी कोई कंडीशन ब्रेक होती? मैं कहता चलो सर ये 75 डिग्री दे रखा है, मैंने यहाँ से एक लाइन बनाई, ये वाली लाइन मेरे इसके बराबर है, कुछ इस तरह से यहाँ पे एक पॉइंट लिया होगा मैंने कि ये वाला लाइन ये वाली इसके बराबर हो गई। क्या मैं इस वाली लेंथ को इस वाली लेंथ के बराबर भी मान सकता था? मतलब मैं ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल कर सकता था। तो क्या कोई कंडीशन ब्रेक होती उस पर्टिकुलर केस में मेरी? नहीं होती तब भी, ठीक है। कोई जो कंडीशंस थी वो सारी पॉसिबल हो सकती है अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल होता। अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल होता, कोई कंडीशन ब्रेक नहीं होती, तो ये वाला एंगल ये वाली साइड अगर इस वाली साइड के बराबर मैं मानता तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों मेरे पास क्या हो जाते, थीटा हो जाते। और यहाँ से आप थीटा का मान बड़े आसानी से निकाल लेते। मेरे पास यहाँ पे 75 आता, 2 थीटा मेरा 105 के बराबर और थीटा का मान मेरे पास 105/2 आता, ठीक है। फिर मैं कहता ये वाला एंगल थीटा तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा। अगर ये थीटा देखो
ये थीटा तीसरा एंगल कितना था 75 डिग्री का। ऐसे यहाँ पे ये थीटा तो तीसरा एंगल ये वाला एंगल कितने का हो जाएगा 75 का हो जाएगा। सिमिलरली ये थीटा, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है, ये वाली साइड इक्वल है ये थीटा, तो दो थीटा है, तीसरा एंगल कितने का होगा 75 का होगा। तो मुझे क्या बताना है, मुझे तो ये वाला एंगल बताना था कितने का होगा। आप कहेंगे 75 75 150, ये वाला एंगल मेरे पास बचेगा 30 डिग्री। ठीक है, तो अगर मैं इसे आइसोसेलेस ट्रायंगल मान के क्वेश्चन को सोल्व करता तो भी, क्योंकि मैं कोई कंडीशन ब्रेक नहीं कर रहा हूँ गिवन क्वेश्चन की, तो मेरा क्वेश्चन आसानी से हो जाता। मुझे ये 180 माइनस 2 थीटा 180 माइनस 2 अल्फा में फंसने की जरूरत नहीं थी। अगर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर कर देते तब भी कोई कंडीशन ब्रेक नहीं हो रही थी क्वेश्चन की, तो ये वाला एंगल मुझे डायरेक्टली मिल जाता 30 डिग्री। ठीक है, चलूँ आगे मैं, ये यहाँ पे आपको ये निकालने की भी जरूरत नहीं। राइट एंगल ट्रायंगल पे बेस्ड कुछ सवाल अब हम देखेंगे। क्वेश्चन में कहता है मेरे पास जो साइड्स हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल की, वो है x-1, x+1 और x+3। ठीक है, हमें बताना हाइपोटेनियस कितना होगा। ठीक है, अगर मैं देखूँ साइड्स क्या है x-1, x-+1 और ये मेरे पास है x+3। सबसे बड़ी साइड कौन सी होगी, यही होगी x+3। तो ये हाइपोटेनियस, ये परपेंडिकुलर या बेस हो सकता है, या बेस या परपेंडिकुलर हो सकता है। अगर एग्जाम बेस्ड अप्रोच से मैं देखूंगा तो इनके बीच में गैप कितने कितने का है, 2 का गैप है। तो मैं कहूँगा हाइपोटेनियस, पहले मैं एक एक करके लेना स्टार्ट करता हूँ। मैंने 12 मान लिया हाइपोटेनियस, तो ये वाली साइड कितनी 10 और ये वाली साइड कितनी 8। 7 मान लिया तो मेरे पास ये 5 और ये 3। 6 मान लिया तो ये 4 और ये 2, और ये 10 मान लिया तो 8 और ये 6। कौन सा ट्रिपलेट बनाता है इनमें से चारों? अगर आप ध्यान से देखें इनमें से ट्रिपलेट कौन सा बना रहा है? क्या 8, 6 और 10 का ट्रिपलेट हमने सुना हुआ है? सुना हुआ है। क्या ये तीनों ट्रिपलेट सुने हुए हैं? नहीं सुने हुए। क्या हाइपोटेनियस में आपने जनरल केसेस में 12, 7 या 6 देखा हुआ है? नहीं देखा हुआ। तो ट्रिपलेट तो यही बना रहा है, तो यही मेरे सवाल का उत्तर होगा। ये डायरेक्ट मैंने ऑप्शन से करा, वरना क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के भी कर सकता हूँ, लेकिन वो टाइम कंज्यूमिंग टास्क होगा। ठीक है, एग्जाम में टाइम ही तो बचाना है। हम मेहनत किस लिए कर रहे हैं कि एग्जाम में कम टाइम में सारे के सारे क्वेश्चन सोल्व करें, तो ये अप्रोचेस दिमाग में आनी चाहिए। दूसरा तरीका क्या है, आप देखेंगे यहाँ पे जब भी मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल देता है, ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में गैप कभी तभी होता है मेरे पास, जैसे 3, 4, 5। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट है। ये इकलौता ऐसा ट्रिपलेट है जिसके अंदर जो गैप है ना वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बीच में होता है, मतलब 1 1 का गैप होता है। बाकी सारे जितने भी ट्रिपलेट्स होंगे वो इसके ड्राइव ट्रिपलेट्स होंगे जिनके बीच का गैप एपी में होगा। तो इसके ड्राइव ट्रिपलेट्स क्या क्या हो सकते हैं, इसमें किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई या फिर किसी नंबर से मैं डिवाइड कर दूं तो वो सारे ड्राइव ट्रिपलेट्स होंगे। जैसे इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये 6, 8 और 10 होगा, तो ये गैप भी कितने कितने का हो जाएगा, 2 2 का। तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जब भी गैप दिखे तो आप समझ जाना कि वो क्या होगा, ड्राइव ट्रिपलेट, वो 3 4 5 के ही ड्राइव ट्रिपलेट होंगे। तो मेरे पास यहाँ पे अगर 2 2 का गैप है तो मैंने कहा 3 4 5 इसके ड्राइव ट्रिपलेट होंगे। हाइपोटेनियस क्या हो सकता है, चांसेस है 5 का मल्टीपल कुछ दिखे तो मेरे पास 10 के साथ मैं जा सकता हूँ। अदरवाइज मान लो इसमें 5 से डिवाइड करके देते तो हाइपोटेनियस मेरा 1 भी पॉसिबल था। 4 भाग 5 करता 0.8, 3 भाग 5 करता 0.6, कुछ इस तरीके से भी हो सकता था। बट मैंने आपको बस एक कंसेप्ट समझाया कि अगर एपी में आपको गैप दिखे तो कहीं ना कहीं वो डिराइव ट्रिपलेट्स होंगे 3 4 5 के। ठीक है, और अगर कॉन्जुगेटिव नंबर्स की बात करें, यही इकलौता एक ऐसा ट्रिपलेट है जो तीनों कॉन्जुगेटिव नंबर्स हैं, 3 4 5। तो अगर हमसे कहिए एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसकी सारी भुजाएं क्या है, इंटीजर्स हैं, और तीनों कॉन्जुगेटिव इंटीजर्स हैं, तो उसमें भी हम क्या कहेंगे, जो ट्रिपलेट बनेगा वो बनेगा 3 4 5 का। ये आपको याद रखना है। ठीक है, इस पे घुमा के क्वेश्चन एग्जाम में पहले भी पूछे जा चुके हैं और आपको पता होना चाहिए ये, इसलिए कंसेप्ट मैंने बता दिया। अगला सवाल मेरे पास क्या दे रखा है, The difference between two perpendicular sides of a right angle triangle is 17 centimeter and its area is 84 centimeter square. What is the perimeter of the triangle? मेरे पास एक ट्राइंगल दे रखा है, राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें कुछ बेस रहा होगा, कुछ परपेंडिकुलर रहा होगा, कुछ हाइपोटेनियस रही होगी। ठीक है, तो जो डिफरेंस है, जो दो परपेंडिकुलर साइड्स है, परपेंडिकुलर साइड्स का मतलब यही है कि जो 90 डिग्री एंगल है उससे एक साइड ये जा रही है, एक साइड ये जा रही है, इनके बीच का डिफरेंस। तो पी को फिलहाल बड़ा मान लेता हूँ, पी माइनस बी मुझे 17 दे रखा है। आगे क्या रखा है कि जो इसका एरिया है वो 84 सेंटीमीटर स्क्वायर है। एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू में हाइट, मतलब हाफ इंटू में पी इंटू में बी। ये मुझे क्या दे रखा है, 84 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। हमें पेरीमीटर बताना है ट्राइंगल का, मतलब P प्लस बी प्लस एच बताना है कि क्या होगा। अगर परपेंडिकुलर और बेस मुझे मिल गया तो हाइपोटेन्यूज तो मैं निकाल ही सकता हूँ और फिर पेरीमीटर भी निकाल सकता हूँ। दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, सोल्व करके वैल्यू भी निकाली जा सकती है। आप 2 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, P इंटू बी मेरे पास आएगा 84 इंटू में 2।
अब देखो ऐसी गलती मत करना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के इसे सोल्व कर रहे हैं दो को, कि यहाँ पे p की जगह b को पुट करा फिर सोल्व कर रहे हैं। थोड़ा सा लॉजिकली हम चलेंगे। p और b के बीच में गैप कितने का है? 17 का है। तो इस पार्ट को मैं दो फैक्टर में ऐसा ब्रेक करूंगा जिनके बीच में गैप कितने का हो? 17 का हो। अगर आप देखेंगे यहाँ पे 84 इंटू में 2 है। थोड़ा थोड़ा ब्रेक करने की कोशिश करते हैं कि मेरे पास क्या क्या आ सकता है। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 84 को अगर ब्रेक करूँ, ये मेरे पास 21 इंटू 4 इंटू 2 है। ठीक है, फर्दर भी ब्रेक किया जा सकता है क्या? 7 और 3। ठीक है, 7 3 4 और 2। अगर मैं यहाँ पे फैक्टर्स बनाऊँ इसके 7, क्योंकि 17 का गैप चाहिए, बड़ा गैप चाहिए। 4 3 12 दूनी 24। ठीक है, 7 24। क्या है? 7 24, इनके बीच का गैप 17 आ गया। ये थोड़ा सोचने में टाइम लगेगा, ठीक है, लॉजिकली आपको थिंक करना पड़ेगा। मैंने हिट एंड ट्रायल से करा तो मेरा 17 आया, वरना बेसिक लॉजिकली कैसे सोचते हैं, इसमें कैसे कैसे फैक्टर्स में ब्रेक करते हैं, मैं चाहूँ तो वो भी बता सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसे बताने में भी, वो भी सिखा दूंगा आपको। फिलहाल मैंने कहा ये 7 है 24 है, तो 17 का गैप आ गया, तो मेरे पास एक चीज़ 24 रही होगी, एक 7 रही होगी। तो परपेंडिकुलर इज 24, बेस इज 7, क्योंकि परपेंडिकुलर को बड़ा माना था। 24 माइनस 7 17 आएगा। 24 और 7 किसके साथ ट्रिपलेट बनाते हैं? 25 के साथ। तो एक 24 है, एक 7 है, और हाइपोटेनियस क्या हो जाएगी? 25। ये मेरे पास 32 और 56। ये मेरा इस सवाल का क्या होगा? आंसर होगा। क्या ये चीज़ समझ आई सभी लोगों को? ठीक है, हमने ब्रेक करके ऐसे करा, वरना अदरवाइज मुझे p इंटू बी निकालना होता और मैं ब्रेक करके बेसिक से करता इस चीज़ को। 84 इंटू 2, ये मेरे पास 168 आता है। ठीक है, अब इसके फैक्टर्स में स्प्लिट करूंगा। सबसे पहला फैक्टर क्या होगा इसका? 1। 1 इंटू में 168। ठीक है, एक p होगा एक b होगा, मेरा एक p होगा, p को बड़ा लेके चल रहा हूँ। इनका डिफरेंस क्या 17 आ रहा है? नहीं आ रहा। फिर सेकंड फैक्टर 2 इंटू में 84, क्या डिफरेंस 17 आ रहा है? नहीं आ रहा। अब ये 3 से भी कटता है, तो 3 से काटूंगा मैं, तो ये मेरे पास 56 आएगा। क्या डिफरेंस 17 आ रहा है? नहीं आ रहा। 4 से काटूंगा, 4 से अगर मैंने इसे काटा तो ये मेरे पास 42, डिफरेंस 17 आ रहा है? नहीं आ रहा। फिर मैं इसे 6 से काटूंगा, 6 से कटेगा ये। ठीक है, 6 से अगर मैंने काटा इसे तो 6 हाँ ठीक है, 2 जा और 8 जा, क्या डिफरेंस 17 आ रहा है? नहीं आ रहा। फिर ये 7 से भी कटेगा। जैसे ही मैं इसे 7 से काटूंगा तो मेरे पास 20 और यहाँ पे आ जाएगा 4, क्या डिफरेंस 17 आ गया? 17 आ गया। ठीक है, तो सेटिस्फाई कर गया। एक वैल्यू 7 होगी, एक वैल्यू 24 होगी। दिस इज द कॉन्सेप्ट डेट वी यूज। अगर मुझे बेसिक से जाना होता तो मैं इसके एक एक करके फैक्टर्स में स्प्लिट करता, मिनिमम फैक्टर को यहाँ पे रखता, फिर उससे बड़ा फैक्टर, उससे बड़ा फैक्टर, ऐसे कर करके जब तक मुझे 17 नहीं मिलता मैं चलता जाता। ठीक है, बाकी लॉजिकली आपके दिमाग में कुछ चीज़ें होनी चाहिए कि 17 का गैप कौन से परपेंडिकुलर और बेस में आता है। अगर आप ट्रिपलेट्स अपने माइंड में आइडेंटिफाई करते कि किन के बीच में 17 का गैप होता है, तो भी मे बी यू कैन रीच कि 7 24 और 25 भी एक ट्रिपलेट होता है। ठीक है, और इनके बीच का गैप 17 का होता है। अगर सोच पाए, ये जरूरी नहीं है एकदम हिट करे। ठीक है, ट्रिपलेट्स के गैप हम याद करके नहीं चलते हैं, तो मैंने इसलिए आपको बेसिक से पूरा अप्रोच समझा दी। एक क्वेश्चन हमें ये दे रखा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल एट बी, एल्टीट्यूड बी डी इज ड्रॉन टू द हाइपोटेनियस ए सी ऑफ ट्रायंगल, ए डी 6 है, सी डी 5 है, हमें ए बी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर बताना है। चलो, मेरे पास सबसे पहले मैंने क्या बनाया? एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया। ठीक है, इस राइट एंगल ट्रायंगल में राइट एंगल एट बी है, तो ये वाला ए, ये बी होगा और ये मेरे पास सी होगा। आगे कहता है कि हमने क्या करा? एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा ऑन दी हाइपोटेनियस ए सी फ्रॉम बी। तो ये मैं कह सकता हूँ ये वाला मेरे पास क्या होगा? ये मेरे पास डी होगा। आगे कहता है ए डी मेरे पास 6 है, ठीक है, सी डी मेरे पास 5 है, हमें बताना है ए बी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। अब ये मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, मैंने गुड ऐसे ही लिखा हुआ है, लेकिन कई बार एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हैं जिन्हें प्रॉपर्टीज ना पता हो। अगर मेरे पास कोई राइट एंगल ट्रायंगल ऐसा होता है, तो जो ये वाली लेंथ होती है ना बी डी, दिस इज द रूट ऑफ ए डी इंटू में डी सी। तो ये वाली वैल्यू होती है मेरे पास 6 इंटू में 5, ये होती है √30। अगर ये प्रॉपर्टी पता है तो क्वेश्चन में कुछ नहीं है। बी डी आपको मिल गया, बी डी का स्क्वायर कितना होगा? √30 का होल स्क्वायर, डेट इज 30। और अब हमें क्या बताना है? ए बी भी निकालना है। ए बी क्या होगा? अगर आप इस ट्रायंगल को देखेंगे, इस ट्रायंगल में मेरे पास ये 90 डिग्री है, पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा, तो ये वाली साइड मेरे पास होगी ए बी स्क्वायर, इसके बराबर 6 स्क्वायर प्लस √30 का होल स्क्वायर। तो ये वाली वैल्यू 36 प्लस 30, ये हो जाएगा 66। आंसर क्या आ गया मेरा? 96। क्या क्वेश्चन सभी लोगों को समझ में आ गया? अगर आप चाहते हैं मैं इसकी प्रॉपर्टीज लिखवा दूं तो मैं लिखवा भी सकता हूं राइट एंगल ट्रायंगल में। इसमें बेसिकली क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल में अगर 90 डिग्री वाले वर्टेक्स से मैं एक परपेंडिकुलर डालूं तो मेरे पास 3 सिमिलर ट्रायंगल्स बनते हैं।
ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल और एक पूरा बड़ा ट्रायंगल, ये तीनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर होते हैं। अगर मैं इसका नामकरण करना चाहूँ तो मेरे पास जो प्रॉपर्टी बनती है वो बनती है ए डी बी सिमिलर आएगा मेरे पास ए बी सी के, और ये मेरे पास सिमिलर आएगा किसके, बी डी सी के। ये तीनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर होते हैं। इसे यूज करके मैं काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज निकालता हूँ। इसी को यूज करते हुए पाइथागोरस थ्योरम भी ड्राइव की जाती है। ठीक, आगे बढ़ूँ मैं इस सवाल में। अगर आप चाहते हैं प्रॉपर्टीज लिखूँ तो मैं कुछ प्रॉपर्टीज आपको लिखवा देता हूँ, एक सेकेंड बस। चलो देखो, मेरे पास अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल ऐसा दे रखा हो, यहाँ से अगर मैंने परपेंडिकुलर डाल दिया, एक परपेंडिकुलर ये है, एक परपेंडिकुलर ये है। इस वाली साइड को मैं मान लेता हूँ ए, इस वाली साइड को मान लेता हूँ बी, इस वाली साइड को मान लेता हूँ ये मैं मान लेता हूँ एक्स, ये मान लेता हूँ वाई, और ये मान लेता हूँ मैं जेड। प्रॉपर्टी क्या क्या होती है? सबसे पहली प्रॉपर्टी तो आपको पता है, पाइथागोरस थ्योरम, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है मेरे पास सी स्क्वायर के बड़े वाले ट्रायंगल में देखा। फिर मेरे पास जो एक्स वाई है इसका रूट जेड के बराबर होता है, फिर मैं कह सकता हूँ जेड स्क्वायर बराबर होता है मेरे पास एक्स इंटू में वाई के। ठीक है, एक प्रॉपर्टी मेरे पास ये होती है कि ए स्क्वायर, ये वाली साइड का स्क्वायर बराबर होता है यहाँ से लेके यहाँ तक साइड एक्स इंटू में पूरी साइड सी। तो ए स्क्वायर मेरा बराबर होता है एक्स इंटू में सी के। एक प्रॉपर्टी होती है सिमिलरली बी स्क्वायर मेरा बराबर होता है यहाँ से लेके यहाँ तक इंटू में पूरा, ये वाई इंटू में। ठीक है, एक प्रॉपर्टी होती है मेरी वन अपॉन जेड स्क्वायर, जो ये जेड दे रखा है, ये बराबर होता है वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस वन अपॉन बी स्क्वायर। ठीक है, कुछ ये मेजर मेजर प्रॉपर्टीज हैं जो आपको पता होनी चाहिए। एक और प्रॉपर्टी अगर आप लिखना चाहें, जेड का मान मेरा बराबर भी होता है किसके, ए बी डिवाइडेड बाई सी। ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज हमेशा हमें याद रखनी होती है। अगर इस ट्रायंगल को ही मैं आपको दिखाऊं एंगल की फॉर्म में तो एक दो चीज़ें और लिख लो। अगर ये एंगल थीटा है, ये 90 डिग्री है, तो पूरा ये वाला एंगल कितना होगा, ये 90 माइनस थीटा होगा। ये 90 डिग्री है, ये 90 माइनस थीटा है, तो ये वाला एंगल, इस ट्रायंगल ऊपर वाले ट्रायंगल को अगर मैं देखूं तो ये थीटा आ जाएगा। ये थीटा, ये 90, तो ये वाला एंगल कितना, 90 माइनस थीटा आ जाएगा। ठीक है, इससे इस एंगल्स को यूज करके आप तीनों ट्रायंगल सिमिलर करेंगे। उसके बाद ये सारी के सारी प्रॉपर्टीज आप खुद से ड्राइव कर सकते हैं। चलेंगे आगे। आई होप यू आर इंजॉइंग दिस सेशन। कहता है मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है पी क्यू आर, जिसमें एंगल क्यू मेरा 90 डिग्री दे रखा है। ए और बी मिड पॉइंट्स दे रखे हैं पी क्यू और पी आर के। पी क्यू 16, क्यू आर 30, पी आर 34। तो हमें बताना है पेरीमीटर ऑफ ट्रेपीजियम ए बी आर क्यू। चलो, एक राइट एंगल ट्रायंगल है पी क्यू आर, जिसमें एंगल क्यू मुझे दे रखा है 90 डिग्री का। तो यहाँ पे मैं पी मान सकता हूँ और यहाँ पे मैं आर मान सकता हूँ। ए और बी मिड पॉइंट है पी क्यू और पी आर के, तो यहाँ पे मेरे पास बी पॉइंट होगा, केस का मिड पॉइंट। आगे कहता है कुछ इस तरीके से, पी क्यू मेरे पास 16 है, क्यू आर मेरे पास 30 है, और मेरे पास पी आर 34 है। देखो पी आर अगर 34 नहीं भी देते तो हम निकाल सकते थे, बेस मिल गया, परपेंडिकुलर मिल गया, तो हाइपोटेन्यूज तो निकाल ही लेते हैं। तो ये 34 अपने आप ही ट्रिपलेट बनता, 16, 30 और 34 ट्रिपलेट बनाते हैं। तो इसकी इन्फॉर्मेशन अगर नहीं भी देते तो काम चल जाता हमारा। हमें बताना है व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द ट्रेपीजियम ए बी आर क्यू। ए बी आर क्यू अगर मैं इसे मिला दूं तो मुझे इस ट्रेपीजियम का क्या बताना है, पैरामीटर बताना है। अच्छा, सबसे पहली चीज इसमें क्या है हमारे पास, आप देखेंगे इन्होंने खुद ही बता दिया कि ये ट्रेपीजियम है, मतलब ये वाली लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल है। ठीक है, अगर नहीं भी बताते तो हम आराम से निकाल सकते थे। अगर मेरे पास कोई भी एक ट्रायंगल हो जिसका ये वाला मिड पॉइंट और ये वाला मिड पॉइंट मैं मिला दूं, तो मेरे पास एक प्रॉपर्टी आती है। अगर मैं ऐसे रैंडमली लिख लूँ ए बी सी डी, अगर मेरे पास डी मिड पॉइंट है इसका और ई मिड पॉइंट है इसका, तो हम पढ़ते हैं डी क्या होगा, हाफ होगा किसका, बी सी का, और डी ई पैरेलल होता है बी सी के।
ठीक है, ये प्रॉपर्टी हमें पता होती है। तो मेरे पास अगर ये वाली साइड 30 है तो ये वाली साइड कितनी आएगी, 15 आएगी, इसका आधा भी होगा, और ये पैरेलल इन्होंने खुद ही दे रखा, वरना हम निकाल लेते, पैरेलल होता ही मिड पॉइंट को ज्वाइन करके कराया तो। ठीक है, तो दो इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा थी, इन्होंने यहाँ पे ट्रेपीजियम बताने की जरूरत नहीं थी, पहली चीज तो ये ना देते और ये पी आर की लेंथ ना देते तो क्वेश्चन थोड़ा अच्छा होता है। ये दोनों एक्स्ट्रा चीजें दे दी इन्होंने तो क्वेश्चन आसान हो गया कि सारी चीजें दिख रही हैं होते हुए। ठीक है, तो ये 30 है, ये 15 है, ये 16 है, तो ये 8 है, और ये मेरे पास 34 है, तो ये 17 है। अगर मैं इसका पैरामीटर निकालूंगा तो मेरे पास कितना आ गया, 38, 53, 70। दिस इज माई आंसर। क्या क्वेश्चन सभी लोगों को समझ में आया? बहुत ही सरल सवाल था। अगला सवाल मेरे पास, एक राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा है, ठीक है, जो मीडियंस की लेंथ है फ्रॉम द वर्टिसेस ऑफ एक्यूट एंगल्स वो 7 और 4√6 है। तो हमें बताना है हाइपोटेन्यूस की लेंथ क्या होगी ट्राइंगल की। मैंने कहा एक राइट एंगल ट्राइंगल हमने बनाया, इसका एक कोण 90 डिग्री होगा, एक्यूट एंगल्स ये दोनों होंगे। अगर एक्यूट एंगल से मैंने दो मीडियन डाली, एक मीडियन यहाँ डलेगी, एक मीडियन यहाँ डलेगी, तो इन दोनों मीडियंस की लेंथ दे रखी है, एक की लेंथ अगर 7 है तो दूसरी की लेंथ 4√6 होगी। हमें क्या बताना है, हमें हाइपोटेन्यूस की लेंथ बतानी है कि इसकी लेंथ क्या होगी हाइपोटेन्यूस की। अच्छा, मीडियन है तो ये इसे इक्वल पार्ट में स्प्लिट करेंगे। इसके लिए, इस तरह के क्वेश्चन के लिए हमारे पास डायरेक्ट प्रॉपर्टी होती है, 5/4 ऑफ लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, ये बराबर होता है मेरे पास जो दो मीडियंस डाली गई हैं एक्यूट एंगल से उनके स्क्वायर के सम के। तो ये 4√6 का होल स्क्वायर प्लस ये 7 का होल स्क्वायर, आप चाहें तो इसे बड़े आसानी से निकाल भी सकते हैं। ठीक है, ये ज्योमेट्री में पढ़ाया हुआ भी है, कई बार इस पे क्वेश्चंस पहले भी आ चुके हैं। ठीक है, तो ये 16 और 6 96 प्लस यहाँ पे 49, और ये 5/4 है तो इंटू 4/5 हो जाएगा, ये मेरा हाइपोटेन्यूस के स्क्वायर के बराबर। हाँ, 96 और 49 ये होगा 105, 145 तो 29 बचेगा। ठीक है, सॉरी 145 5 से काटने के बाद 29, तो हाइपोटेन्यूस आ जाएगा 2√29। दिस इज माई आंसर। आई होप क्वेश्चन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, अगर आप इसे सोल्व करना चाहते हैं बेसिक से तो उसके लिए क्या कर सकते हैं आप क्या कहेंगे, ठीक है, ये वाली लेंथ को a मान लेंगे, ये वाली लेंथ को b मान लेंगे। ठीक है, ये पूरी लेंथ को a मान लेंगे। ठीक है, तो ये a/2 होगा, ये आपके पास b/2 होगा। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे पहले इस ट्राइंगल में, तो आप कहेंगे b² प्लस a/2 का होल स्क्वायर, ये बराबर आ जाएगा आपके पास 4√6 के होल स्क्वायर के। फिर आप कहेंगे सर इस वाले ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो a² प्लस b/2 का होल स्क्वायर, ये बराबर आ जाएगा आपका 7² के, दोनों को ऐड कर देंगे तो आपके पास आएगा 5/4 a² प्लस b²। ये वाली वैल्यू मेरे पास इन दोनों के स्क्वायर के सम के आएगा। a² प्लस b² क्या होता है, ये तो मेरा हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर होता है, तो 5/4 हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, ये बराबर आ जाएगा 7² प्लस 4√6 के होल स्क्वायर की। ये बेसिक होगा। ठीक है, मन मानता नहीं है बेसिक कराए बिना, कि कोई नया बच्चा पढ़ रहा हो उसे ना समझ आए, इसलिए बता दिया मैंने कैसे निकालना है, अदरवाइज फॉर्मूला पता होने चाहिए। एग्जाम में बेसिक से निकालोगे तो नॉट वर्थ इट। दो क्वेश्चंस थे सरकम सेंटर पे बेस्ड, फटाफट से करते हैं। पहले कहता है जो सरकम सेंटर है एक इक्विलेटरल ट्राइंगल का वो 3.2 सेंटीमीटर की दूरी पे है उसके बेस से, तो हमें बताना है लेंथ ईच एल्टीट्यूड की क्या होगी। अगर मैं इक्विलेटरल ट्राइंगल की बात करता हूं तो आपको पता है यहाँ पे सारे के सारे सेंटर क्या होते हैं, एक ही पर्टिकुलर पॉइंट पे मर्ज करते हैं। ठीक है, सारे के सारे सेंटर क्या करते हैं, एक ही पॉइंट पे मर्ज करते हैं, चाहे वो आपका सेंट्रोइड हो, चाहे आपका इंसेंटर हो, चाहे सरकम सेंटर हो, चाहे ऑर्थो सेंटर हो। क्लियर है? तो अगर मेरे पास बेस से जो सरकम सेंटर की दूरी है वो 3.2 दे रखी है, तो हमें ऑल्टीट्यूड बतानी है इसकी हाइट कितनी होगी सारी ऑल्टीट्यूड्स। आप कहेंगे सर अगर ये सरकम सेंट्रोइड का भी पॉइंट है सरकम सेंटर वाला ही, तो मैं सेंट्रोइड क्या करता है हाइट को 2:1 में स्प्लिट करता है, 1:3.2 के बराबर है, टोटल हाइट कितनी हो गई 3 तो 3 किसके बराबर, 3 इंटू में 3.2, ये हो गया 9.6। ओरली करने वाला सवाल था ये। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास,
देखो क्वेश्चन में कहता है हमारे पास क्या है, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है MNP, ठीक है, MNP, ठीक है, कुछ इस तरीके से MN बराबर है MP के, और ये दोनों भुजाएं मुझे 16√5 और यहाँ पे ये 16√5 दे रखी हैं, ठीक है। NP मुझे 32 दे रखा है। आगे क्या था, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है, ये सर्कल के अंदर डाला गया है, तो मुझे इस सर्कल का रेडियस बताना है कि क्या होगा। तो सर्कल का रेडियस क्या होगा, ये तो सरकम सर्कल है, तो मुझे एक तरीके से सरकम रेडियस बताना है। सरकम रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है मेरे पास एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इन अ सरकम सर्कल, ये होता है ABC डिवाइडेड बाय 4R, ये आइडेंटिटी पता होनी चाहिए, वेयर ABC आर द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल एंड A इज द एरिया ऑफ द ट्राइंगल एंड R इज द सरकम रेडियस। अगर मैं ये प्रॉपर्टी को यूज करूं तो क्वेश्चन में आसानी से सोल्व कर सकता हूं क्या, बिल्कुल सोल्व कर सकता हूं। आप कहेंगे सर एरिया क्या होगा मेरे पास, देखो आइसोसेलेस ट्राइंगल का एरिया निकालने का सबसे आसान तरीका क्या होता है, यहां से मैं परपेंडिकुलर डालूंगा, परपेंडिकुलर आइसोसेलेस ट्राइंगल का बाइसेक्ट भी करता है सामने वाली साइड को, तो ये 32 है तो ये 16 हो जाएगा। अच्छा अगर ये 16 है, ये 16√5 है, तो क्या मैं हाइट निकाल सकता हूँ, पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा, 16 तो कॉमन आ जाएगा, फिर हमारे पास √5 का होल स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर रूट में आएगा, तो 5 - 1 4, बाहर बचेगा मेरे पास 2, तो हाइट आएगी मेरे पास 16 इंटू में 2। आइसोसेलेस ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, अगर बेस मेरा दो पार्ट में स्प्लिट हुआ है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट या तो आप कर लेंगे, वरना मैं कहूंगा जो ये वाली साइड है ये और इंटू दिस वाली साइड, ये मेरा एरिया होता है आइसोसेलेस ट्राइंगल का, तो ये मेरे पास 16 इंटू में 16 इंटू में 2, ये तो एरिया हो गया। साइड की बात करूंगा 16√5 इंटू में 16√5, यहीं देख लो, इंटू में मेरे पास थर्ड साइड है 32 डिवाइडेड बाय मेरे पास वैल्यू है 4R, यहाँ से सरकम रेडियस निकालना है। आप देखेंगे 16 16 एलिमिनेट हो जाएगा, 32 ये 2 से काटूंगा 16, 16 को 4 से काटूंगा तो 4, 4 इंटू में 5 20, सरकम रेडियस का मान मेरे पास आया 20, दिस इज माई आंसर। चलें आगे। अब हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं वो सिमिलैरिटी पे बेस्ड हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चन सिमिलैरिटी पे पूछे गए थे, ठीक है। मैं एक बार थोड़ी सी प्रॉपर्टी आपको सिमिलैरिटी की एक्सप्लेन कर ही देता हूँ, अदरवाइज कुछ मिस ना हो जाए इसी वजह से। मेरे पास अगर दो ट्राइंगल हैं, एक ट्राइंगल ये है और एक ट्राइंगल ये है, ठीक है, सिमिलैरिटी का मतलब क्या होता है, समरूपता, ठीक है, एक ट्राइंगल ABC है और एक ट्राइंगल PQR है, अगर ये समरूप है एक दूसरे के जैसे हैं, समरूप का मतलब बिल्कुल देखने में एक जैसे, अगर मैं इस वाले ट्राइंगल को एक मैग्नीफाइंग ग्लास से देखूं तो वो कुछ इस तरीके से दिखेगा, अगर मैं दूर से देखूंगा इस ट्राइंगल को तो हो सकता है वो कुछ ऐसा छोटा सा दिखे, लेकिन रूप रंग एकदम बिल्कुल देखने में बिल्कुल एक जैसे लगेंगे, बस इनका साइज छोटा या बड़ा होगा। मतलब कि इसका जो ये वाला कोण होगा थीटा, ये इसके बराबर होगा, ये वाला कोण इसका ये इसके बराबर होगा, और ये वाला कोण इसका ये इसके बराबर होगा, क्योंकि बिल्कुल समरूप हैं एक जैसे हैं देखने में। साइड्स क्या होंगी, प्रोपोर्शनल होंगी, मतलब ये क्योंकि जैसे अगर मैं जूम करके देखूंगा तो साइड बड़ी दिखेगी, तो एक इनहेंस्ड फिगर या डिमिनिश्ड फिगर दिखेगी। मतलब मैंने कहा अगर ये वाली साइड ABC ट्राइंगल की ये A है, ये B है और ये C है, तो ये वाली साइड मेरे पास क्या होगी, ये A के होगी, ये B के होगी, और ये वाली साइड मेरे पास क्या होगी, C के होगी, ठीक है। तो दे आर मल्टीपल वे जिससे हम सिमिलर दो ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करते हैं, जैसे कि अगर तीनों एंगल्स एक ट्राइंगल के इक्वल हो जाएं तो वो ट्राइंगल सिमिलर बन जाते हैं। तीनों साइड्स अगर एक ट्राइंगल की प्रोपोर्शनल हो जाएं एक दूसरे के, तो भी मेरे पास वो ट्राइंगल्स क्या हो जाते हैं, सिमिलर हो जाते हैं। या फिर हमारे पास कोई भी तीन चीज़ें कॉन्जिक्यूटिव सीक्वेंस में मुझे मिल जाएं, दो साइड एक एंगल या दो एंगल एक साइड, कुछ भी, तो हमारे पास ट्राइंगल सिमिलर होते हैं। अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनकी खास बात क्या होगी, अगर मेरे पास ट्राइंगल ABC सिमिलर है ट्राइंगल PQR के, तो इनका जो एरिया का रेशियो होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC रेशियो एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, ये मेरे पास हो जाएगा इनकी साइड के रेशियो के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल। और साइड्स भी कैसे लेंगे, अगर मैं ABC PQR लिख रहा हूँ तो AB और यहाँ पे PQ, तो AB डिवाइडेड बाई PQ का होल स्क्वायर इक्वल्स टू BC QR, BC डिवाइडेड बाई QR का होल स्क्वायर, और यहाँ पे AC डिवाइडेड बाई PR का होल स्क्वायर। ये तो इनके साइड्स का प्रोपोर्शनल हो गया। लेकिन हर एक साइड, जब मैं ये तीन साइड के अलावा और भी चीज़ें होती हैं, जैसे इसका एक इन रेडियस होगा अगर इसके अंदर एक सर्कल बना दूं, एक इसका सरकम रेडियस होगा अगर मैं पूरा सर्कल बना दूं, तो मेरे पास इन रेडियस का रेशियो भी
ठीक है, अगर मैं इसे फर्स्ट ट्राइंगल मान लूँ और इसे सेकंड ट्राइंगल बना लूँ तो मेरे पास ये R1 रेशियो R2 का होल स्क्वायर भी होगा। ये मेरे पास कैपिटल R1 रेशियो कैपिटल R2 का होल स्क्वायर, कैपिटल R क्या है सर्कम रेडियस, स्मॉल r क्या है इंस रेडियस। पैरीमीटर की बात करूं, पैरीमीटर ऑफ पहला पैरीमीटर ऑफ टू इसके होल स्क्वायर के बराबर होगा। कोरोस्पोंडिंग मीडियंस, अगर मैं यहाँ से ए से कोई मीडियन डालता हूँ, यहाँ पे पी से कोई मीडियन डालता हूँ, मीडियन 1, यहाँ से मैं मीडियन 2 डालता हूँ, तो मीडियन के रेशियो के बराबर भी होगा स्क्वायर के। अगर मैं हाइट डालता यहाँ से तो हाइट के रेशियो के स्क्वायर के बराबर भी होता। क्या यह सारी की सारी चीजें क्लियर हो गई आपको सिमिलैरिटी के बारे में? चलूं क्या मैं आगे, अब क्वेश्चन सोल्व करते हैं, फटाफट से करेंगे। दो ट्राइंगल दे रखे हैं एबीसी और पीक्यूआर, जिसमें एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी और पीक्यूआर ये है। AB की साइड, BC साइड, AC साइड दे रखी है, तो हमें बताना है PR साइड क्या होगी। अब देखो यहाँ पे PR किसके प्रोपोर्शनल है, AC के प्रोपोर्शनल है, तो AC बाय PR का होल स्क्वायर ये बराबर होगा इनके एरिया के रेशियो के। एरिया का रेशियो कितना है 64 और 169। अगर आप यहाँ पे रूट लगा देंगे तो ये 8/13 आएगा। AC मुझे PR का मान निकालना है, AC का मान कितना है 16। यहाँ पे देखेंगे इसका 2 गुना है, तो 13 का 2 गुना मैं करूंगा तो 26 आएगा। 26 इज माई आंसर। ठीक है, स्पीड चाहिए इन सभी सवालों को टाइमली करने के लिए। एक और सवाल मेरे पास, एक ट्राइंगल एबीसी दे रखा है, एक्स और वाई दो पॉइंट्स हैं AB और AC पे, कुछ इस तरीके से कि एक्स वाई मेरा पैरेलल है BC के, एक्स वाई रेशियो BC दे रखा है हमें, और हमें बताना है रेशियो ऑफ द ट्रेपीजियम BCXY टू डेट ऑफ AXY। चलो अगर मैं ट्राइंगल बनाऊं, मेरे पास ट्राइंगल क्या है, ये एक ट्राइंगल है ABC, एक्स और वाई दो पॉइंट हैं AB और AC पे, कुछ इस तरीके से कि ये वाली लाइन मेरी पैरेलल है इस वाली लाइन के। ठीक है, एक्स वाई रेशियो BC ये मुझे दे रखा है 2.5 रेशियो 7, इसे सिंप्लीफाई करूंगा तो 5 रेशियो 14 ही आएगा, दो से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। मैंने कहा ये 5 रेशियो होगा तो ये 14 रेशियो होगा। हमें बताना है इस ट्रेपीजियम XYBC रेशियो एरिया ऑफ ट्राइंगल AXY, इसका कैसे करेंगे? आप कहेंगे सर ये वाली लाइन अगर पैरेलल है तो ये थीटा, तो ये थीटा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये अल्फा तो ये अल्फा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये वाला अगर मैं डेल्टा मान लूँ तो डेल्टा। मेरे पास AXY ट्राइंगल सिमिलर आ जाएगा किसके, ABC ट्राइंगल के, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ एंगल एंगल एंगल। जो छोटे वाला ट्राइंगल और बड़े वाला ट्राइंगल क्या हो गया, सिमिलर। इनके एरिया का रेशियो क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल AXY रेशियो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, साइड के रेशियो का स्क्वायर 5 रेशियो 14 है, तो ये हो जाएगा मेरे पास 25 रेशियो 196। 196 में से 25 घटा दूं, क्यों घटा रहा हूं, क्योंकि मुझे ट्रेपीजियम का एरिया चाहिए। ठीक है, तो बड़े वाले ट्राइंगल से छोटे वाले ट्राइंगल का घटाऊंगा तो ये वाली वैल्यू मेरे पास आएगी 171। तो मेरे पास एरिया ऑफ ट्रेपीजियम पूछा था BCYX रेशियो एरिया ऑफ ट्राइंगल AXY, ये कितना आ जाएगा 171 रेशियो 25। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। समझ आया? चलते हैं अगले सवाल पे। कहता है एक ट्राइंगल है ABC जिसमें P और Q दो पॉइंट्स दे रखे हैं AB और AC पे, कुछ इस तरीके से AP 4 है, BB 6 है, AQ 5 है, QC 7.5 है, PQ अगर 6 है तो हमें BC का मान बताओ। ठीक है, तो मेरे पास पहले मैंने एक ट्राइंगल बनाया ABC कुछ इस तरीके से कि इसमें P और Q दो पॉइंट है, एक AB पे पॉइंट है और एक AC के ऊपर पॉइंट है। अगर मैं यहाँ पे PQ को मिला दूँ, क्योंकि मिलाना ही होगा, पॉइंट दे रखे हैं, तो हमें दे रखा है AP 4 है, PB 6 है। ठीक है, ये हमें AQ हमें 5 दे रखा है, QC 7.5 दे रखा है। ठीक है, हमें लेंथ बतानी है किसकी, BC की। BC ये वाली दूरी हमें निकालनी है। कुछ और भी दे रखा है क्या यहाँ पे, AP PB, एक चीज़ और दे रखी है, PQ भी दे रखा है हमें 6। चलो बड़े आराम से कर लेंगे। देखो यहाँ पे जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो, आपको कहीं ना कहीं आइडिया लग ही जाएगा कि हाँ आपको सिमिलैरिटी की जरूरत पड़ेगी लगाने की। ठीक है, अगर सिमिलैरिटी देखूँ मैं तो कौन से ट्राइंगल में लगेगी, APQ और ABC में ही लग रही होगी, और किस तरीके से लगेगी आपको ये आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, अगर मैं सिमिलैरिटी निकालना चाहूँ तो आप देखेंगे एंगल A तो दोनों में कॉमन आएगा। ठीक है, अभी यहाँ पे और कोई एंगल नहीं दे रखा क्योंकि ये वाली लाइन इसके पैरेलल दे नहीं रखी, तो कहीं ना कहीं साइड्स को यूज करेंगे, साइड्स की लेंथ दे रखी है। ये 4 है, ये पूरी लेंथ कितनी हो जाएगी, 4 और 6 10। ये 5 है, ये 7.5 है, ये कितनी हो जाएगी 12.5। अगर आप साइड्स का रेशियो देखें
यहाँ से मैंने AP लेंथ और यहाँ से मैंने देखा AB, AP बाई AB, ये मेरे पास कितना आया 4/10, तो ये आया मेरे पास 2/5। ऐसे ही अगर मैं देखूं PQ और AC, AQ और AC को, AQ और AC, तो ये मेरे पास आया 5 और 7.5, मतलब 5/12.5। ये भी मेरे पास 2:5 आएगा, 2.5 से काट दूं तो क्या ये मतलब साइड्स का रेशियो क्या हो गया, इक्वल हो गया दो साइड का, और उनके बीच का एक एंगल जो था वो कॉमन आ गया। तो एस से एस प्रॉपर्टी से दो साइड्स का रेशियो और उनके बीच वाला एंगल इक्वल हो गया, तो दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए, सिमिलर हो गए। सिमिलर हो गए तो थर्ड साइड का रेशियो भी क्या हो जाएगा, अपने आप में प्रोपोर्शनल हो जाएगा। आप देखेंगे ये वाली साइड और ये वाली साइड में, ये मेरा AP अगर 2 है छोटे वाले ट्रायंगल का, तो ये कितना है 5 है, तो मतलब कितना हो गया, इसका 2.5 गुना हो गया। तो सिमिलरली मैं कह सकता हूँ अगर ये वाली साइड 6 है तो ये वाली साइड क्या हो जाएगी, प्रोपोर्शनल बड़े वाले ट्रायंगल की। इस वाले एंगल के सामने ये है, इसके सामने ये बड़ा ये है, तो ये 6 इंटू में 2.5, ये मेरे पास 15 हो जाएगी। क्वेश्चन हो गया खत्म। डन है। चले आगे। तो आपको बस ये पता करना था कि सिमिलर होंगे या नहीं होंगे, और सिमिलैरिटी मेरे हिसाब से तो देखते ही क्वेश्चन समझ आ जाता है कि सिमिलैरिटी लगेगी। और आप डायरेक्टली ये कर सकते थे कि भैया आपने देखा ये 4 है, ये 10 बन रहा है, 2.5 गुना ये इसका जा रहा है। अगर ये इसका 2.5 गुना है तो 6 का 2.5 गुना 15। एग्जाम में सिर्फ इतना करता मैं, ये पूरी कहानियां लिखता नहीं हूँ एग्जाम में चेक करने के लिए, दिख रहा होता है। ठीक है, विजुअलाइजेशन इतनी स्ट्रॉन्ग होती है हमारी कि हम देख पाते हैं ये सारी की सारी चीज़ें प्रैक्टिस के बाद। अगला सवाल मेरे पास क्या दे रखा है, एक ट्राइंगल है ACD जिसमें 2 पॉइंट हैं B और E एट ऑन साइड AC एंड AD। कुछ इस तरीके से BE पैरेलल है CD के। CD दे रखा है, BE दे रखा है, AB दे रखा है, ED दे रखा है, हमें AE और BC का मान बताना है। ध्यान से करेंगे, क्वेश्चन को बड़े अच्छे से पढ़ना होता है हमें। कहता है एक ट्राइंगल है ACD, उसके अंदर BE 2 पॉइंट हैं, B पॉइंट हमारा AC के ऊपर है और E पॉइंट हमारा AD के ऊपर है। कुछ इस तरीके से कि BE इज पैरेलल टू CD। अगर ये पैरेलल होगी तो आपको समझ आ गया छोटे वाला ट्रायंगल और बड़े वाला ट्रायंगल आपस में क्या होंगे, सिमिलर होंगे। अभी थोड़ी देर पहले करा था। आगे कहता है CD मेरे पास क्या है, 9 है, BE मेरे पास कितना है, 6 है, ठीक है, AB मेरे पास 5 है, ED मेरे पास 2 है। तो हमें बताना है AE और BC का मेजर क्या होगा। ठीक है, अब यहाँ पे AE और BC बताने हैं तो कोई भी एक निकाल लो, चार ऑप्शन से चेक कर सकते हैं कौन से पे सेटिस्फाई कर रहा है। अगर मैं देखूं यहाँ पे, देखो दो ट्राइंगल सिमिलर आएंगे, ये 6 है ये 9 है, तो ये इसका क्या होगा, 1.5 गुना होगा। तो ये 5 है, इसका पूरी लेंथ कितनी होगी, 1.5 गुना होगी, तो ये कितना हो जाएगा, 7.5 हो जाएगा। तो ये वाली वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 2.5। ऐसे ही अगर मैं सोल्व करता हूँ, ये मेरे पास क्या है, 1.5 गुना का मतलब 2:3 है, तो ये वाली साइड मेरे पास 2 होगी, तो ये पूरी साइड मेरे पास 3 होगी। 1 मेरा 2 के बराबर होगा, तो मेरे पास 2 किसके बराबर होगा, 4 के बराबर होगा। तो 2.5 और 4 ये मेरा आंसर आएगा। A इज 4 एंड सेकेंड वन इज 2.5। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होमवर्क में कर लेना, बिल्कुल सेम टाइप का जो मैं करा चुका हूँ। ये भी होमवर्क में करना है, ये भी होमवर्क में करना है। तीनों क्वेश्चन खुद से ट्राई करेंगे और देखेंगे आपका आंसर क्या आ रहा है। एक क्वेश्चन हमारे पास ये है, एक ट्राइंगल दे रखा है ABC, कुछ इस तरीके से कि D एक पॉइंट है BC के ऊपर, सच डेट एंगल ADC जो ये वाला कोण है मेरा, ये बराबर दे रखा है एंगल BAC इस वाले कोण के। अगर CA हमें दे रखा है कितना, 12, TD हमें दे रखा है 8, तो हमें CB का मान निकालना है। CB मतलब ये वाली लेंथ निकालनी है। जब भी आपको एक ट्राइंगल के अंदर एक लाइन खींच दें और उसके बाद दो एंगल इक्वल दे दें, तो आपको पता है यहाँ पे क्या लगता है, सिमिलैरिटी ही लगती है। आपको बस दो सिमिलर ट्राइंगल खोजने हैं। सिमिलर ट्राइंगल कौन कौन से होंगे, आप देखेंगे यहाँ पे कौन सी ऐसी वर्टेक्स है जो जो दो एंगल्स बनाए उसके थ्रू जो दो ट्राइंगल्स बनेंगे उसमें कॉमन आएगी। आप देखेंगे एक C वर्टेक्स है,
ठीक है। अगर मैं इस ट्राइंगल को देखूं एडीसी ट्राइंगल को, तो ये सी वर्टेक्स कॉमन है, और एबीसी ट्राइंगल को देखूं सी वर्टेक्स कॉमन है। इन दोनों में एक एक एंगल और इक्वल दे रखा है, थीटा और ये थीटा। तो दो ट्राइंगल यही मेरे पास सिमिलर निकल के आएंगे। अगर मैं सिमिलर लिखूं, मुझे वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली एंगल के सामने वाली साइड को प्रोपोर्शनल करके भी मैं क्वेश्चन को सोल्व कर सकता हूं, बट मैं फिर भी लिख रहा हूं। अगर मैं बात करता हूं ए सी डी ट्राइंगल, क्या ये वाला ट्राइंगल सिमिलर होगा किसके? ठीक है। अगर मैं बात करता हूं सी एंगल मेरा बराबर है सी के ही, तो बीच में सी लिखूंगा। डी एंगल मेरा बड़े वाले ट्राइंगल में किसके बराबर है? एंगल ए के, तो यहाँ पे ए लिखूंगा, और बची हुई साइड क्या है? बी। ठीक है। तो बी सी ए ट्राइंगल के सिमिलर होगा मेरा ट्राइंगल ए सी डी। सीक्वेंस बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये जो बी एंगल है ये किसके बराबर आ गया? अगर बी एंगल को मैं अल्फा मान लूँ तो ये मेरा बराबर होगा एंगल ए के छोटे वाले ट्राइंगल में, ये वाला एंगल अल्फा हो जाएगा। दो ट्राइंगल अगर सिमिलर हो गए तो उनके एंगल के सामने वाली साइड्स प्रोपोर्शनल ले लेते हैं हम क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है बी सी। सबसे पहले यही देखते हैं। तो ये थीटा के सामने वाली साइड है बड़े वाले ट्राइंगल के, छोटे वाले ट्राइंगल में थीटा के सामने वाली साइड 12। ठीक है। इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं? बड़े वाले ट्राइंगल में मुझे और कौन सी साइड दे रखी है जिसके बारे में मुझे पता है? अल्फा के सामने वाली साइड दे रखी है 12। तो यहाँ पे अल्फा के सामने वाली साइड छोटे वाले ट्राइंगल में क्या है? 8। हो गया क्वेश्चन खत्म। यहाँ से काटूंगा ये मेरे पास 3 आएगा, ये 2 आएगा, 12। यहाँ से काटूंगा 6, 6 थी 18। क्लियर है? चलें आगे। इसी तरीके का एक और सवाल पूछा गया था आपके एग्जामिनेशन में, या आप होमवर्क में ट्राई करेंगे, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। ठीक है, सेम ही तरीके से किया जाएगा, अगली शिफ्ट में पूछा गया था। एक सवाल मेरे पास ये है, एक ट्राइंगल एबीसी दे रखा है, डी ई और एफ मिड पॉइंट्स हैं बीसी सी ए और ए बी के। बीसी का मान 14.4 है, सी ए 15.2 है, ए बी 12.8 है, 12.4 है सॉरी। हमें पेरीमीटर बताना है ट्राइंगल डी ई एफ का। ठीक है। मेरे पास एक ट्राइंगल है ए बी सी, जिसमें बी सी का मिड पॉइंट डी, ए सी का मिड पॉइंट ई, और ये मुझे मिड पॉइंट दे रखा है एफ। ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए जब भी मैं मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके ये ट्राइंगल कुछ इस तरीके का बनाता हूँ, तो मेरे पास एक प्रॉपर्टी होती है। जैसे अगर मैंने एफ ई की बात करी, एफ ई क्या होगा मेरा? ये हाफ होगा किसके? बी सी के। एंड एफ ई क्या होगा मेरा? पैरेलल होगा बी सी के। सिमिलरली मैं ये वाली साइड निकालूंगा तो ये वाली साइड हाफ होगी इस वाली साइड के और पैरेलल होगी इस साइड के। और सिमिलरली मेरे पास ये वाली साइड हाफ होगी इस साइड के और इसके पैरेलल होगी। ये प्रॉपर्टी पता है। तो अगर मुझसे पेरीमीटर ऑफ डी ई एफ पूछा है, तो मुझसे क्या पूछा है? डी ई प्लस ई एफ प्लस एफ डी। ये क्या हो जाएगा? डी मेरा हाफ होगा किसके? डी हाफ होगा मेरा ए बी के। ठीक है। मेरे पास ई एफ हाफ होगा बी सी के, और ई डी हाफ होगा मेरा ए बी के। तो ये मेरे पास क्या है? हाफ इंटू में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो इन तीनों का जो मैं सम करूंगा उनका हाफ होने वाला है ये 14.4, 15.2। ठीक है। 29.6, 30, 42, 21 में मैं आंसर। तो क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते करना था, इसमें डायग्राम की जरूरत नहीं थी, देखते ही समझ आना चाहिए था कि हाँ इसका जो पेरीमीटर होगा वो उसका हाफ होगा। और आपको ये चीज़ भी मैं बता दूं, अगर हम ये मिड पॉइंट को ज्वाइन करके एक फिगर बनाते हैं, कोई भी ट्राइंगल मैंने ले रखा हो, तो मेरे पास जो ये 3 ट्राइंगल बनते हैं ना, ये 4 ट्राइंगल छोटे छोटे, ये चारों का एरिया बराबर होता है। ये चारों आपस में ट्राइंगल कोंग्रुएंट भी होते हैं। क्या होते हैं? कोंग्रुएंट। चारों का एरिया बराबर, और चारों कोंग्रुएंट ट्राइंगल्स में मेरा क्या होता है? ट्राइंगल स्प्लिट होता है। ठीक है। सीक्वेंस बस ध्यान रखना होता है कि सीक्वेंस क्या रहेगा। तो मैं कह सकता हूं जो छोटे वाले का एरिया होता है ना, ये बड़े वाले का 1/4 होता है, और पेरीमीटर क्या होता है? आधा होता है। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है, इस पर काफी सवाल बनाए जा सकते हैं। सिमिलर टाइप का एक और क्वेश्चन है जो होमवर्क में आप करेंगे। अब मैं सवाल कराने वाला हूं आपको इन सेंटर से रिलेटेड। छोटी सी प्रॉपर्टी मैं आपको पहले बता रहा हूं। मेरे पास कोई भी एक ट्राइंगल हो ए बी सी, अगर मैं इसके एंगल बाइसेक्टर बनाऊं, तो वो तीनों के तीनों एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके मिलते हैं। इस पॉइंट को हम बोलते हैं इन सेंटर। ठीक है। इन सेंटर की खास बात क्या होती है कि इसे सेंटर मान के मैं एक सर्कल ड्रॉ कर सकता हूं। क्या बना सकता हूं? मैं एक सर्कल ड्रॉ कर सकता हूं जो सारी साइड्स को टच करेगा, और जो रेडियस होता है इसे हम बोलते हैं इन रेडियस। ठीक है।
एक और खास बात होती है हमारे पास इन सेंटर की ही, अगर मैं ये वाले एंगल की बात करूं, ठीक है, एंगल आई, इन सेंटर का एंगल, ये किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है मेरे पास जो ये वाला एंगल है ए, ये बराबर होता है 90 प्लस ए बाई 2 के। ठीक है, जो ये बड़े वाला एंगल नीचे की साइड बन रहा है ना, ये किसके बराबर होगा? ऊपर वाले 90 प्लस ऊपर वाले एंगल का आधा। क्या ये छोटी छोटी प्रॉपर्टी समझ में आ गई आपको इन सेंटर की? एक प्रॉपर्टी और होती है, अगर मेरे पास ये इन सेंटर है तो मेरे पास अभी का काम नहीं पड़ेगा, क्वेश्चंस में पूछा नहीं है, अगर ये एंगल ए है, इसे मैंने छोड़ा, ये एंगल बी लिया, इसे छोड़ा, ये एंगल सी लिया, तो मेरे पास ए प्लस बी प्लस सी क्या होता है? ये 90 डिग्री होता है। ये प्रॉपर्टी भी हमें इन सेंटर की हमेशा याद रखनी है। एक प्रॉपर्टी और होती है, एक ट्राइंगल मेरे पास अगर ए बी सी दे रखा है, यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाल दूं मैं, ठीक है, और यहाँ से मैं क्या करूँ, एक लाइन डालूँ एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर को हम क्रॉस से डालते हैं, तो मान लो कहीं यहाँ पे इन सेंटर पड़ रहा होगा, तो मेरे पास जो ये वाला एंगल होगा थीटा, ये किसके बराबर होगा? ये थीटा बराबर होगा इन दोनों के हाफ इंटू में, इन दोनों का डिफरेंस, हाफ इंटू में एंगल बी माइनस एंगल सी। अब ये मॉड्यूलस में, क्योंकि जो बड़ा होगा बड़े में से छोटे को घटाना होगा। ये कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, इसी के पे बेस्ड एक एंगल बाइसेक्टर थ्योरम भी हम इन सेंटर में ही पढ़ते हैं। और प्रॉपर्टीज और भी होती हैं, मैं वो सारी प्रॉपर्टीज बता रहा हूँ जिस पे बेस्ड हम क्वेश्चंस करेंगे अभी, तो ये याद रखना, वरना क्वेश्चंस में कहोगे कि सर कहाँ से गया आपने कर दिया डायरेक्ट। अगर मेरे पास यहाँ पे इन मतलब एंगल बाइसेक्टर में किसी भी साइड का बनाता हूँ एक ट्राइंगल के अंदर ए बी सी, ये एंगल बाइसेक्टर बनाया, ये डी है, मतलब ये थीटा थीटा, तो आपको पता है इन सेंटर कहीं ना कहीं यहीं पे लाई कर रहा होगा, तो इन सेंटर से पास होती हुई लाइन जा रही है, ऐसा कुछ कहे या एंगल बाइसेक्टर का है। दोनों केस में मेरे पास क्या होता है, जो ए बी ये वाली साइड है, ए बी, ए से ये साइड गई ना जिसका एंगल बाइसेक्टर बनाया, और ए से दूसरी साइड जा रही है ए सी, ए बी बाई ए सी, ये किसके बराबर होता है? ठीक है, यहाँ पे ये बी था, बी से स्टार्ट करो, ये एंगल बाइसेक्टर वाली लाइन कहाँ पे टच कर रही है? डी पे, तो बी डी रेशियो, ये ए सी है, सी से स्टार्ट होगा, सी से एंगल बाइसेक्टर वाली लाइन कहाँ पे टच कर रही है? डी, तो ये ए बी बाई ए सी बराबर होता है बी डी बाई सी डी के। ये मेरी एंगल बाइसेक्टर थ्योरम कहलाती है। कौन? समद्विभाजक। ठीक है, तो इस पे बेस्ड क्वेश्चंस बनेंगे, तो अभी आने वाले 10 से 12 क्वेश्चन जो भी होंगे वो इन्हीं प्रॉपर्टीज पे बेस्ड होंगे, वो हम सोल्व करेंगे एक एक करके। सबसे पहला क्या आता है मेरे पास, कि मेरे पास एक ट्राइंगल है ए बी सी, एंगल ए मुझे 68 डिग्री का दे रखा है। अगर आई इन सेंटर है इस ट्राइंगल का तो बी आई सी बताना है, अगर आई इन सेंटर है तो मुझे ये बी आई सी ये वाला कौन बताना है क्या होगा। अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने कि यहाँ पे जो ये वाला कौन होता है, ये किसके बराबर होता है? 90 प्लस जो इसके ऊपर वाली साइड है इसका आधा, तो 90 प्लस 34, ये मेरे पास आ जाएगा 124। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अगला सवाल मेरे पास बिल्कुल सेम सवाल है इसी टाइप का, कि एंगल ए अगर मेरे पास 88 डिग्री है और आई इन सेंटर है तो बी आई सी का मान बताओ क्या होगा? 90 प्लस 88/2 डेट इज 44, 134। खत्म। अगला सवाल, एक ट्राइंगल एल एम एन है जिसमें एंगल एल और एंगल एन के बाइसेक्टर एक एंगल बनाते हैं 112 डिग्री का, तो हमें एंगल एम का मान बताना है। एल एम एन, एम एन और एम और एन के बाइसेक्टर, सॉरी एल और एन के बाइसेक्टर, सॉरी एल एम एन, एल के बाइसेक्टर और एम के बाइसेक्टर, चलो एन के बाइसेक्टर, ये एक एंगल बना रहे हैं 112 डिग्री का, जहाँ पे टकराएंगे जहाँ पे एंगल बनाएंगे वो तो इन सेंटर का पॉइंट होगा। हमें बताना है एंगल एम का मेजर क्या होगा। आप कहेंगे सर ये 90 प्लस एंगल एम बाई 2 है 112, तो मेरे पास ये m बाई 2 कितना बचेगा? 90 इसमें से घटाना पड़ेगा, तो 22, और m का मान कितना आ गया? 44। अब देखो इसी चीज़ को कैसे करना है, आप इसे ऐसे मत लिखो, आप सीधा ये देखा करो कि ये मेरे पास जो ये वाला एंगल है ना, ये 90 से कितना ज़्यादा है? 90 से 22 ज़्यादा है, तो ये वाला एंगल 22 इंटू में तो ये होगा 44। क्या ऐसे सोच सकते हैं? यही सोचना है कि 90 से कितना ज़्यादा है? 22 ज़्यादा है, 22 का 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 44, ये मेरा ये वाला एंगल आएगा।
देखो क्वेश्चन में क्या था मेरे पास, एक ट्राइंगल ABC है, उसकी साइड AB और AC को मैं आगे प्रोड्यूस करता हूं एट पॉइंट D एंड E तक, कुछ इस तरीके से कि जो बाइसेक्टर है एंगल CBD और BCE के, वो P पॉइंट पे जाके मिलते हैं। एंगल A हमें 88 डिग्री दे रखा है, तो हमें एंगल P का मेजर बताना है। देखो इसका प्रॉपर्टी सीधा होती है, प्रॉपर्टी याद रखेंगे। देखो अगर मुझे यहाँ पे ABC का एंगल बाइसेक्टर में बनाता है यहाँ पे कुछ ऐसा, तो ये वाला एंगल तो होता है मेरे पास ये 90 प्लस A/2, और यहाँ पे अगर मैं बनाता हूँ ये वाला एंगल, ये होता है मेरे पास 90 माइनस A/2। जो ये ऊपर वाला एंगल है इसका 90 में से इसका आधा हटा देते हैं, तो ये वाली वैल्यू होगी मेरे पास 90 माइनस 88/2। 90 माइनस 44 अगर मैं करूँगा तो 46। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। और जो ये एंगल होते हैं मेरे, ये 90 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री होता है, ये आप निकाल सकते हैं क्योंकि एंगल बाइसेक्टर है। मान लो ये ए है, ये भी ए होगा, ये बी है, ये बी होगा, एंगल बाइसेक्टर बनाए तो चारों का सम 180, तो ए प्लस बी कितना आएगा 90, क्योंकि दो दो बार ए और दो बार बी है। पी और क्यू नहीं, पी क्यू और पी आर को मैंने एक्सटेंड किया एक ट्राइंगल पी क्यू आर की जो साइड्स हैं एस और टी पॉइंट तक। एस क्यू आर और टी आर क्यू के बाइसेक्टर यू पॉइंट पे मिलते हैं। क्यू यू आर मुझे 69 दे रखा है, हमें बताना है एंगल पी का मान क्या होगा। क्या ओरली कर सकते हो? देखो मेरे पास ये पी क्यू आर एक ट्राइंगल रहा होगा, पी क्यू और पी आर को बढ़ाया किस पॉइंट तक, एस और टी पॉइंट तक। एस क्यू आर का बाइसेक्टर बनाया और मैंने टी आर क्यू का बाइसेक्टर बनाया, जो कि जाके मिलते हैं यू पे। ये वाला कौन मुझे 69 दे रखा है, ये वाला मान बताना। तो 69 क्या है, 90 माइनस P/2 है। ठीक है, 90 से ये कितना कम है आपको बस यही कैलकुलेट करना था। ये 90 से मेरे पास 21 कम है, तो ये एंगल कितना होगा 21 इंटू में 2, 42। ऐसे याद रखेंगे। तो नब P/2 कितना आएगा, 90 में से 69 घटाया 21। ये ओरली पढ़ते पढ़ते क्वेश्चन होता है, इसमें डायग्राम भी नहीं बनाना होता, कुछ भी नहीं होता, ये चीज़ें हमें पता है। हमसे यहाँ पे ये वाला एंगल पूछा, हमसे आगे क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता था कि अगर मैं क्यू का एंगल बाइसेक्टर बनाऊँ, आर का एंगल बाइसेक्टर बनाऊँ और ये आई पॉइंट पे टकराए तो क्यू आई आर का मान क्या होगा। आप कहते हैं सर ये 90 से कितना कम है, 21 कम है। ठीक है, 69 क्या है, 90 से 21 कम है, तो ये वाला एंगल क्या होगा, 90 से 21 ज़्यादा होगा, तो ये वाली वैल्यू मेरे पास आती 111। ठीक है, अगर ये पूछ लेते हैं। इन दोनों का सम बेसिकली क्या होता है, मेरे पास 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो 180 में से मैं 69 को हटा देता तब भी मेरे पास वही चीज़ आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ये होमवर्क में कर लेना, बिल्कुल सिमिलर टाइप का है, चलो मैं ही करा देता हूँ। एक ट्राइंगल एबीसी में एबी और एसी साइड को बढ़ाया, जो डी और ई पॉइंट तक जाते हैं, बाइसेक्टर बनाया सीबीडी और बीसीई का, जो पी पॉइंट पे टकराएगा। एंगल ए अगर 78 डिग्री है तो एंगल पी का मेजर क्या होगा। आप कहेंगे सर ये होगा 90 माइनस 78/2 डेट इज 39, और ये आ जाएगा 51 आंसर। ठीक है, दिस इज हाउ वी डू इन द एग्जामिनेशन। चलें आगे। सिमिलर क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा अलग है, पढ़ो एक बार, करो ट्राई। देखो क्वेश्चन में क्या था, मेरे पास एक ट्राइंगल है एबीसी, मैंने क्या करा, ए से बी से और सी से अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर डाले। ये किस किस पॉइंट पे जाके टच कर रहे हैं, ये पॉइंट पे जाके कर रहे हैं टच डी, ई और एफ पे। जहाँ पे ये टकरा रहे हैं उस पॉइंट का नाम दिया है पी। कहता है एंगल ई पी डी 110 डिग्री है। ई पी डी, ये वाला कौन, ये वाला कौन 110 डिग्री है। तो हमें क्या बताना है, हमें बताना है
अगर एंगल ए और बी के हम बाइसेक्टर्स बनाएं तो वो क्यों पे मिलेंगे? एंगल ए और बी के बाइसेक्टर, ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, ये मैंने बाइसेक्टर्स कहीं जाके क्यू पॉइंट पे मिले, तो मुझे ए क्यू बी ये वाला मान बताना है कि क्या होगा। अच्छा, कैसे सोल्व करेंगे? आप कहेंगे सर सबसे पहले ना इसमें थोड़ा सा मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। थोड़ा सा गलत कर दिया मैंने, ए और बी के बाइसेक्टर बनाने थे। एक सेकेंड रुको, इसे थोड़ा सा सही कर लेते हैं। मैं इसी ट्राइंगल को दोबारा आपके लिए फ्रेम कर देता हूँ। मैंने कहा यहाँ पे मेरे पास एक ट्राइंगल है ए बी सी, ठीक है, वरना कन्फ्यूजन हो जाएगी अगर इस फिगर में करूँगा मैं आपको। ठीक है, मैंने ए और बी का बाइसेक्टर बनाया जो कि क्यू पॉइंट पे जाके मिल रहे हैं, तो मुझे ये वाला मान बताना है। अगर ये वाला मान बताना है तो मुझे ये वाला मान चाहिए, एंगल सी का मान चाहिए। एंगल सी का मान कैसे मिलेगा? आप देखें इस ट्राइंगल के अंदर ये क्वाड्रिलेटरल बन गया, ये 90 है, ये 90 है, 180, तो बचे हुए दोनों एंगल का योग भी क्या होगा? 180 होगा, क्योंकि चारों का 360 होता है। तो ये 110 है, तो 180 में से 110 को घटाऊंगा तो ये 70 आएगा। एंगल सी मेरे पास क्या आ गया? ये 70 आ गया। अगर ये 70 आ गया तो ये वाला कोण कितना होगा? 90 प्लस 70 भाग दो, 90 प्लस 35, 125 डिग्री। ये मेरा इस सवाल का उत्तर है। समझ आया ना सभी लोगों को अच्छे से? अगले सवाल पे चलते हैं। एक ट्राइंगल ए बी सी दे रखा है, एंगल ए मुझे 66 डिग्री दे रखा है, तो बना लेता हूं मैं ए बी सी। ये है मुझे 66 डिग्री। कहता है बी डी परपेंडिकुलर है ए सी के, सी परपेंडिकुलर ए बी के, ठीक है, दो परपेंडिकुलर, और डी डी। ये दोनों टकरा रहे हैं जाके एट पॉइंट पी। द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल पी बी सी एंड पी सी बी, पी बी सी पी सी बी, इसके अगर मैं बाइसेक्टर्स बनाता हूँ इस वाले एंगल के और इस वाले एंगल के, वो टकरा रहे हैं क्यू पॉइंट पे। हमें किसका मान बताना है? हमें एंगल बी क्यू सी ये वाला मान बताना है, क्या होगा? ठीक है। अच्छा देखो, मेरे पास बी डी परपेंडिकुलर था, मेरे पास ये सी परपेंडिकुलर था। अगर मैं इससे सोल्व करता हूँ तो मेरे पास क्या ये वाला एंगल बड़े आसानी से निकल जाएगा। ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, इस चारों का सम क्या होगा? 180 डिग्री, 360 डिग्री होगा। 180 ये हो गया तो इन दोनों का सम 180 होगा। 180 में से 66 को घटाऊंगा तो ये वाला मान कितना आ जाएगा मेरे पास? ये 114 डिग्री आ जाएगा। ये 114 तो ये भी 114, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अगर मैं अब इस वाले ट्राइंगल को देखूं, इसे इसे, ये 114 डिग्री है, ठीक है, ऊपर वाला एंगल मुझे क्या बताना है? इन सेंटर वाला एंगल बताना। तो ये क्या होगा? 90 प्लस 114 डिवाइडेड बाई 2, तो 57, 147। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। चलें आगे। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है मेरे पास। एक ट्राइंगल है ए बी सी, उसके अंदर एक सर्कल डाला गया है। तो मैं क्या करता हूँ, पहले मैं एक सर्कल बनाता हूँ, ठीक है, इसे सरकमस्क्राइब कर रहा होगा एक ट्राइंगल। ठीक है, कोशिश खुद ही करनी है सारे क्वेश्चन सोल्व करने की, मेरा तो सोल्यूशन है ही। ये कुछ इस तरह की फिगर है। ए बी बी सी और ए सी को पी क्यू आर पे टच कर रहे हैं, तो ये पी होगा, ये क्यू होगा, और ये मेरे पास आर होगा। ए बी माइनस बी सी 4 दे रखा है, ए बी माइनस ए सी 2 दे रखा है, पेरीमीटर ऑफ ए बी सी हमें 32 दे रखा है, तो हमें बी सी बाई 2 बताना है। चलो सोल्व कैसे करेंगे? आपको पता है एक प्रॉपर्टी होती है हमारे पास, अगर एक एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे दो टेंजेंट डाली जाए तो दोनों की लेंथ क्या होती है? बराबर होती है। तो अगर मैं बी पॉइंट से देखूं यहाँ पे पी और ए बी पी, और बी क्यों क्या है? इस सर्कल के ऊपर टेंजेंट है, तो ये वाली लेंथ अगर मैं स्मॉल बी मान लूँ तो ये बी होगी। सी पॉइंट से देखो दो टेंजेंट सर्कल के ऊपर डाली जा रही हैं, तो ये वाली लेंथ अगर मैं सी मान लूँ तो ये वाली लेंथ सी होगी। और यहाँ से ए पॉइंट से देखूँ, इस सर्कल पे एक टेंजेंट और दूसरी टेंजेंट डाली जा रही है, दोनों की लेंथ क्या होगी? बराबर होगी। सर्कल की प्रॉपर्टी होती है, तो ये ए और ये ए हो गया। ठीक है, मुझे इसका पेरीमीटर 32 दे रखा है। पेरीमीटर मतलब ये तीन सबका सम करूंगा, ए 2 बार है, बी 2 बार है, सी 2 बार है, तो ट्वाइस ए प्लस बी प्लस सी 32 के बराबर। तो ए प्लस बी प्लस सी कितना आ गया मेरा? 32 भाग 2, ये आ गया 16।
ठीक है, कई बार सवाल पहले तो यही पूछ लेते थे सेमी पर, क्या कहते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी का मान बता दो, या फिर आपसे कह देंगे ए पी प्लस बी क्यू प्लस आर सी का मान बता दो, तो वो 16 होता था। ऐसे सवाल भी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, अभी थोड़ा एडवांस करके पूछा है। ए बी माइनस बी सी 4 दे रखा है, ए बी क्या है मेरे पास ए प्लस बी सी क्या है मेरे पास बी प्लस सी, तो इसमें से इसे घटाऊंगा तो बी से बी कैंसिल, ए माइनस सी बचेगा मेरे पास। ए माइनस सी मुझे कितना दे रखा है 4। ऐसे ही मुझे दे रखा है ए बी माइनस ए बी मतलब ए प्लस बी और ए सी मतलब ए प्लस सी, तो इसमें से इसे घटाऊंगा तो बी माइनस सी बचेगा मेरे पास, और ये वाली वैल्यू मुझे दे रखी है 2। हमें बताना है बी सी बाई 2। बी सी क्या है मेरे पास, ये है बी प्लस सी, बी प्लस सी बाई 2 का मान क्या होगा। तो पहले बी निकालना है, सी निकालना है और क्वेश्चन को सोल्व करना है। आप कहेंगे सर ये ए माइनस सी बी माइनस सी दे रखा है, सी की टर्म्स में कर लेंगे, तो मेरे पास ए क्या हो जाएगा सी प्लस 4 और बी क्या हो जाएगा सी प्लस 2। यहाँ पे पुट कर दूंगा इस वाली इक्वेशन में, तो ए की जगह सी प्लस 4, बी की जगह सी प्लस 2, तो ये मेरे पास 3 बार तो सी आएगा और 4 और 2 6 आएगा, ये मेरा 16 के बराबर है। तो 3c मेरे पास किसके बराबर 10 के बराबर, सी का मान आ गया 10/3। मुझे b प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 बताना है। b इज c प्लस 2, तो 10/3 प्लस 2, c क्या है 10/3, 20/3, 26/3, 13/3 इज माई आंसर। सोल्व करके ठीक है, कैलकुलेशन कर लेना, ये आ गया। चले आगे, थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, टाइम लग जाता है कई बार इसे सोल्व करने में, सही तरीके से करना है। बिल्कुल सिमिलर टाइप का एक और क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था, ये होमवर्क में, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना क्या आंसर आया। अगला सवाल मेरे पास एक ट्राइंगल पी क्यू आर दे रखा है, एंगल क्यू हमें 66 डिग्री दे रखा है, और एंगल आर हमें 34 डिग्री दे रखा है। टी एक पॉइंट है क्यू आर के ऊपर कुछ इस तरीके से, और एस पॉइंट है पॉइंट बिटवीन क्यू एंड टी। ठीक है, टी एक पॉइंट है मेरे पास क्यू आर के ऊपर, और मेरे पास एस एक पॉइंट है क्यू और टी के बीच में, कुछ इस तरीके से कि पी एस परपेंडिकुलर है क्यू आर के। तो यहां से अगर मैं ये लाइन खींचूं तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। पी टी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यू पी आर। अगर पी टी को मैं मिलाता तो इसका एंगल बाइसेक्टर होता, बड़े वाले एंगल का। हमें क्या बताना है, एंगल एस पी टी, ये वाला एंगल मुझे बताना है क्या होगा। ये तो मैंने स्टार्टिंग में थ्योरम लगाई थी, आपको प्रॉपर्टी लिखवाई थी, वो यूज कर लेंगे। अब यहाँ पे देखो कई बार क्या होता है कि, चलो ये फिगर में तो कुछ ऐसा है ही नहीं, जो मेरा ये वाला एंगल होता है थीटा, ये बराबर होता है हाफ इंटू में बड़े वाले में से छोटे वाले एंगल को घटा दो, 66 में से 34 को घटाएंगे, ये बचेगा 32 और बाई 2 दैट इज 16। क्वेश्चन हो गया खत्म। ठीक है, बाकी आपको ये एस किधर जा रहा है टी किधर जा रहा है इस पर ध्यान नहीं देना, आप मॉड्यूलस ले लेना, हमेशा बड़े में से छोटे को घटाना अगर आपको ये निकालना है। ठीक है, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है हमारे पास, ये होमवर्क में ट्राई करके आपको बताना है इसका आंसर क्या आएगा। इसके बाद मैं एक और स्लाइड ऐड कर रहा हूँ, एक प्रॉपर्टी और याद रखो साथ के साथ, बिल्कुल सिमिलर सी है, कंफ्यूज नहीं होना उसमें। मैं क्या कह रहा हूँ, मेरे पास ये ट्राइंगल है ए बी सी, मैंने यहाँ से क्या करा परपेंडिकुलर डाला। अब मैंने क्या करा, यहाँ का एंगल बाइसेक्टर बनाया इस वाले एंगल का, तो यहाँ पे कहीं इन सेंटर का पॉइंट होगा। तो मैंने आपको भी बताया अगर ये वाला एंगल मैं थीटा ले रहा हूँ तो ये मेरा थीटा किसके बराबर होता है, ये हाफ मॉड्यूलस में बी माइनस सी, बड़े में से छोटे के बराबर होता है। लेकिन ये इन सेंटर वाला सीन है, क्यों, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर बना रहा हूँ तो ये लाइन इन सेंटर से पास करके जाए। अगर मैं यहीं पे सेम ट्राइंगल बनाता ए बी सी, इस पे भी क्वेश्चन आते हैं बहुत, मैंने क्या करा यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाला, ये वाला पॉइंट मेरे पास कुछ भी ले लो डी है। अगर मैं यहाँ पे इसका सरकम सेंटर ले लूँ, सरकम सेंटर, और सरकम सेंटर से मैं इस वर्टेक्स को मिला दूं, ध्यान रखना ये कौन सा पॉइंट है, सरकम सेंटर का पॉइंट है। ठीक है,
अगर सरकम सेंटर से ज्वाइन करता हूँ इस लाइन को और ये एंगल होता है थीटा, तो उस पर्टिकुलर को इसमें थीटा क्या होता है मेरे पास, मॉड्यूलस में बड़े वाले एंगल में से छोटे वाले एंगल को घटाना। यहाँ पे फिर हाफ नहीं आता, ठीक है। तो ये दोनों प्रॉपर्टी याद रखें, सरकम सेंटर से पास होकर जा रही है वो वाली लाइन तो हाफ नहीं आएगा, इन सेंटर से पास हो रही है तो हाफ आता है, ठीक है। जो मैंने पेड कोर्स में पूरा ज्योमेट्री जो पढ़ा है उसमें एक एक चीज कैसे आई, उसकी डेरिवेशन सब कुछ बताया हुआ है, ठीक है। वो तो मतलब ज्योमेट्री में लगभग 28 क्लासेस हैं, लगभग 40 से 50 घंटे के बीच में हमने ज्योमेट्री पढ़ा है, और एक एक चीज जो एसएससी एग्जाम में हर एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का इंक्लूड करके प्रैक्टिस सेशंस के साथ, और के अंदर साथ के साथ एक एक चीज जो भी मैं रिजल्ट्स बता रहा हूँ वो बने कैसे, अगर ट्राइंगल के अंदर हमें एंगल बाइसेक्टर्स बना रहा हूँ तो वो एक ही पॉइंट पे जाके क्यों टकराएंगे, अलग अलग पॉइंट्स पे ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि 2 पॉइंट पे जाके टकराएं। और अगर एक ही पॉइंट पे टकरा रहे हैं तो उसके बाद ऐसा क्यों है कि उस पर्टिकुलर पॉइंट से अगर मैं ट्राइंगल के अंदर सर्कल डाल दूं तो वो सारी वर्टिसेस को टच, सारी साइड्स को टच करता हुआ जाएगा। वो एक एक चीज मैंने वहाँ पे अच्छे से समझाई है। जो बिल्कुल बेसिक से एडवांस मैथ्स पढ़ना चाहता है वो आरबी एप्लीकेशन से बिल्कुल पढ़ सकता है, यू वॉन्ट रिपेंट पढ़ना वहाँ से। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताई थी। मैंने कहा था अगर मेरे पास एक ट्राइंगल है ए बी सी और मैं यहाँ पे इसका एंगल बाइसेक्टर यहाँ पे डाल दूँ से डी, तो उस पर्टिकुलर केस में क्या होता है, ए से मेरे पास ये वाली साइड जा रही है ए बी, ए से ही जहाँ से मैंने एंगल बाइसेक्टर डाला ये साइड जा रही है ए सी, ये किसके बराबर होगा, यहाँ पे बी है, बी से जहाँ पे एंगल बाइसेक्टर वाली लाइन टच कर रही है बी डी, और जहाँ से मेरे पास सी से एंगल बाइसेक्टर वाली लाइन टच कर रही है सी डी। ये एंगल बाइसेक्टर थ्योरम होती है। कई बार एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर भी ये पूछ लेता है। एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, मान लो मेरे पास ये ट्राइंगल है ए बी सी ही, अगर मैं इसके एक्सटीरियर एंगल का बाइसेक्टर बना लूँ, मतलब इस वाला जो ए का एक्सटीरियर एंगल है इसका अगर मैं बाइसेक्टर बनाता हूँ ये डी पॉइंट, तो भी मेरी थ्योरम चेंज नहीं होगी। मैंने किसका एंगल बाइसेक्टर लिया है, ए का, तो ए से दो साइड जा रही हैं ट्राइंगल की, ए बी और ए सी, और यहाँ पे ये बी है, बी से यहाँ तक की दूरी जहाँ पे एंगल बाइसेक्टर टच करेगा बी सी लाइन को, जो कि एक्सटेंड करके मिलेगी, तो बी डी, और ये है सी डी। प्रॉपर्टी विल रिमेन सेम अगर एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर का सवाल पूछे तब भी, लेकिन यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर नहीं है, यहाँ पे मेनली जो क्वेश्चन थे वो इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर के थे। कहता है मेरे पास एक ट्राइंगल है ए बी सी, जिसमें एंगल बी का हमने क्या बनाया, बाइसेक्टर बनाया, जो ए सी को जाके कट कर रहा है एट पॉइंट डी, ठीक है। ए बी मुझे 12 दे रखा है, बी सी मुझे 18 दे रखा है, और ए सी मुझे 15 दे रखा है। मुझे ए डी की लेंथ निकालनी है, ये वाली लेंथ कितनी होगी, फटाक से करेंगे। आप कहेंगे सर ए बी रेशियो बी सी ये किसके बराबर होगा, इन दोनों के रेशियो के बराबर होगा। तो इन दोनों का अगर मैं रेशियो निकालूं ए डी और डी सी का, तो ये कितना आएगा 12:18। 12:18 मतलब 6 से काट दूंगा तो 2:3। 2:3 का मतलब कंबाइंड रेशियो कितना हो गया, 5 रेशियो। 5 रेशियो किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, 15 को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक रेशियो किसे रिप्रेजेंट करेगा, 3 को। मुझे 2 रेशियो का मान बचाना है, तो 2 रेशियो 2 इंटू में 3 ये हो जाएगा 6 के बराबर। क्वेश्चन हो गया खत्म। चलें आगे, डायरेक्टली हम ऐसे प्रोजेक्शन से कर लेते हैं। ये सवाल था, इसमें क्या कह रहा है, एडी क्या करता है, एंगल ए को बाइसेक्ट करता है। बीडी की लेंथ मुझे बतानी है, कहाँ है मेरा भाई बीडी, ये मुझे निकालना है x-2 का मान। आप कहेंगे सर अगर रेशियो में निकालूं तो 6 डिवाइडेड बाई 2x-3 ये बराबर होगा मेरे पास x-2 डिवाइडेड बाई एक्स के। मुझे वैल्यू किसकी बतानी है, मुझे x-2 का मान बताना है। अगर x-2 इनके बराबर है तो x क्या होगा, दो दो एक्स्ट्रा होगा, तो यहाँ पे 6, 8, 11 और ये 7, ये मेरे क्या होंगे, जनरली x के मान होंगे। अब मुझे फाइनली जो वैल्यू बतानी है वो x-2 की बतानी है। x की जगह चारों वैल्यूज रख के देखेंगे हम कौन से पे सेटिस्फाई कर रहा है, वो आंसर आ जाएगा। बेसिक से करूंगा तो क्वाड्रेटिक बनेगी, उसमें फंसने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 6 है मेरे पास यहाँ पे, 2 और 6 12 -3 11 9, यहाँ पे रखा मैंने 4 और यहाँ पे 6। अगर सोल्व करता हूँ 2:3 आ रहा है, 2:3 आ रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट है। क्वेश्चन हो गया खत्म, ठीक है ना। तो वही मैंने यूज कर लिया। और एंगल बाइसेक्टर थ्योरम में जरूरी नहीं है आप दिस डिवाइडेड बाय दिस
दिस डिवाइडेड बाय दिस इक्वल करें, आप ऐसे भी कर सकते हो दिस डिवाइडेड बाय दिस, ये ऊपर 6 दिख रहा है, इसके नीचे वाली साइड x माइनस 2, ये भी मेरा बराबर होगा किसके, ये 2x माइनस 3 दिख रहा है और डिवाइडेड बाय x, ऐसे डायरेक्टली भी ऐसे ये इसके नीचे और ये इसके नीचे रख के भी रेशियो को इक्वेट कर सकते हैं। आप देखेंगे ये मैंने लिखा था, ये इधर ले जाता और वो उधर ले जाता, यही तो बन जाता। चलो आगे, तो जिससे आसान लगे वो आप कर सकते हैं। कहता है मेरे पास एक ट्राइंगल है ए बी सी, ठीक है, जो बाइसेक्टर है एंगल बी ए सी का, वो बी सी को मिलता है एट पॉइंट डी, डी सी इक्वल्स टू 2BD, डी सी ये वाली लाइन जो है ट्वाइस बी डी है, तो मतलब ये 1 रेशियो होगा, तो ये मेरे पास 2 रेशियो होगा, ये दे रखा है। ए सी माइनस ए बी 5 रेशियो, दिस माइनस दिस, ये 5 रेशियो है, 5 सेंटीमीटर है, ए बी की लेंथ बतानी है, ये लेंथ। आप कहेंगे सर रेशियो में ही अगर मैं देखूं तो मेरे पास क्या होगा, ये 1 रेशियो, ये 2 रेशियो, ठीक है, दिस डिवाइडेड बाय दिस बराबर होता है दिस डिवाइडेड बाय दिस के, तो ये 1 रेशियो, तो ये 1 रेशियो को रिप्रेजेंट करेगा, ये 2 रेशियो, तो ये 2 रेशियो को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। रेशियो में ही अगर मैं देखूं, क्या मैं कह सकता हूं, ये अगर 2x है तो ये x होगा, इनका डिफरेंस 2x माइनस एक्स, एक्स किसके बराबर दे रखा है 5 के, मुझे किसका मान बताना है, मुझे ए बी का मान बताना है, ए बी इज 1 रेशियो, तो ए बी एक्स ही है। 5 मेरे सवाल का उत्तर है। होमवर्क, होमवर्क एंड होमवर्क, सारे क्वेश्चन एंगल बाइसेक्टर पे जो मैंने कराए वैसे ही होंगे, कुछ अलग नहीं है इनमें, ये भी होमवर्क के 5, इतने 5 क्वेश्चंस और मैंने दिए, ये सारे के सारे एंगल बाइसेक्टर थ्योरम पे थे, होमवर्क में खुद ट्राई करेंगे, सारे क्वेश्चंस का आंसर आप खुद निकाल सकते हैं। क्वाड्रिलेटरल, एक सवाल क्वाड्रिलेटरल का है, बहुत पुराना सवाल है, सीजीएल 2018 मेंस में पहली बार एसएससी एग्जाम में पूछा गया इस तरह का सवाल, उसके बाद ये लगातार आता रहता है। कहता है मेरे पास एक क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी, तो मैं बना लेता हूँ, ए बी सी डी, एंगल सी और एंगल डी के बाइसेक्टर ई पॉइंट पे जाके मिलते हैं। सी ई डी मुझे कितना दे रखा है, ये वाला एंगल मुझे 57 डिग्री दे रखा है, एंगल ए मुझे 47 डिग्री दे रखा है, तो मुझे बताना है एंगल बी कितना होगा। ठीक, अब देखो मैंने ध्यान से जब फिगर बनाई थी ना, मैंने इस चीज़ को देख लिया था पहले ही, एंगल ए 47 दे रखा है, तो एंगल ए मैंने 47 है ना, 47 ही बनाया था खुद से ध्यान रखते हुए, ठीक है, ऐसा नहीं है मैंने एंगल ए अब एंगल ट्राइंगल बना के लिख रहा हूँ 47, तो कन्फ्यूजन हो जाती है। इसकी एक डायरेक्ट प्रॉपर्टी होती है, अगर मेरे पास एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा हो, दो साइड का एंगल बाइसेक्टर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके मिले, तो जो ये वाला एंगल होता है ना, ये इन दोनों एंगल का एवरेज होता है, ठीक है। तो 47 अगर मैं इस एंगल को x मान लूँ, तो मेरे पास प्रॉपर्टी होती है 47 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 2, ये 57 के बराबर, 57 इंटू 2 करूँगा 114 में से 47 को घटाऊंगा, तो मेरे पास x का मान कितना आ जाएगा, 67 आएगा। दिस इज माई आंसर, ठीक है। अब इसे बेसिक से अगर आप सीखना चाहो तो बेसिक से कैसे करेंगे, आप कहेंगे सर इस वाले एंगल को मैं ए मान लेता हूँ, इससे ये भी ए हो जाएगा, एंगल बाइसेक्टर है, ये बी है तो ये भी बी हो जाएगा, चारों कोनों का योग करूंगा, तो मेरे पास x प्लस 47, या फिर एंगल बी मान लेता हूँ, इसे एंगल ए मान लेता हूँ, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस ट्वाइस, दो बी दो बार है, ए बी दो बार है, ट्वाइस ए प्लस बी, ये किसके बराबर हो जाएगा, 360 डिग्री के बराबर। अगर इस वाले ट्राइंगल में देखूं तो a प्लस बी प्लस 57 180 के बराबर होगा, तो a प्लस बी किसके बराबर होगा, ये 180 माइनस 57 के बराबर होगा, या 180 माइनस एंगल ई के बराबर होगा। आप देखेंगे 2 इंटू 180 360 उधर जाके एलिमिनेट हो जाएगा, तो ये 2e उधर चला जाएगा, मेरे पास एंगल a प्लस एंगल b ये 2e के बराबर होगा, इन दोनों कोनों का योग ट्वाइस जिसके बराबर होता है। तो अगर मुझे डायरेक्टली एग्जाम में करना होता है, इसका x का मान निकालना होता, तो आप कहते सर ये ट्वाइस इंटू में दिस माइनस दिस होता, तो 2 इंटू में 57 माइनस 47, और अब ये बड़े आसानी से भी निकाल सकते थे, आप कहते सर 57 में से एक 47 को घटाऊंगा तो 10 बचेगा, दूसरा 57 एज इट इज रख लेते हैं और ये प्लस
ठीक है, गेटिंग मी? तो दिस वॉज इट। ट्राइंगल्स के सारे क्वेश्चन आज की इस क्लास में हमने सीख लिए। 1.5 घंटे की क्लास हो गई, लेकिन मैंने बहुत सारे कंसेप्ट भी आपको बताए, साथ ही साथ उस पर क्वेश्चन जो बने एक सीक्वेंशियल वे में अरेंज करें। ठीक है, तो ये कंटेंट को टाइप करवाना, साथ के साथ उन्हें एक टाइप वाइज मैनर में कि ज्योमेट्री के अलग करे पहले, तो सबसे पहले सारी शिफ्ट के टाइप करवा के उसमें ज्योमेट्री में से भी टाइप वाइज अरेंज कराना कि ट्राइंगल के क्वेश्चन सारे अलग, उन ट्राइंगल में भी इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे, ये वाले टाइप के क्वेश्चन ऐसे, ये वाले टाइप के क्वेश्चन ऐसे, जिससे कि आपको एग्जैक्टली पता चले एग्जामिनर आपसे क्या पूछ रहा है, कौन सा पोर्शन है ट्राइंगल का जिससे मैक्सिमम क्वेश्चंस बन रहे हैं। और ये टाइप्स पहली बार नहीं है, पिछले 3 साल के जब से टीसीएस ने पेपर लेना स्टार्ट किया, यही टाइप्स के क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं ट्राइंगल्स के अंदर। तो ये अच्छे से आपको करने होनी चाहिए। ठीक है, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। सारे के सारे पेपर्स के क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलती है। वीडियो सॉल्यूशंस मैथ्स के मैं आपको यूट्यूब चैनल पे ही कराता हूँ। काफ़ी सारे चैप्टर्स बिल्कुल बेसिक से भी कराए हैं। और पूरा अगर आपको मैथमेटिक्स पढ़ना है मुझसे तो आरबी चैनल को आरबी एप्लीकेशन जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है उसे डाउनलोड कर सकते हैं, पूरा कोर्स परचेज कर सकते हैं। यू कैन गो फॉर 6 months प्लान, दैट इज 899 ओनली। एंड इफ़ यू यूज़ द कोड, अगर कोई डिस्काउंट कोड चल रहा है, जैसे अभी तो CGL 10 चल रहा है जब मैंने ये वीडियो बनाई है, तो 10% और आपको ऑफ मिल जाएगा। अदरवाइज वैसे भी काफ़ी अफोर्डेबल है, कोई डिस्काउंट नहीं चल रहा, तो भी आप यू कैन गो फॉर इट। 6 महीने में आप अच्छे से मैथ्स कवर कर सकते हैं। अगर आपको खाली मैथ्स ही पढ़ना है, बाकी सारे सेक्शंस आपके कवर हो चुके हैं, तो 3 महीने में भी किया जा सकता है। एक नॉर्मल, अगर बिगिनर है बिल्कुल और अगले बहुत टाइम के बाद आप मैथ्स पढ़ रहे हैं, तो 1 साल वाला टारगेट लेके चलते हैं, तो उसमें आप 1 साल वाला प्लान ऑप्ट कर सकते हैं। ठीक है, डेडिकेटेड टेलीग्राम ग्रुप्स होते हैं जहाँ पे आप अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। हर क्लास की PDF और क्लास नोट्स आपको मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल पे SSC के प्रीवियस ईयर पेपर्स मिलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट जो आप देख सकते हैं। और मेरे साथ साथ आरबी प्लेटफॉर्म पे और भी टीचर्स हैं जो पढ़ा रहे हैं GK, इंग्लिश, तो इनके कोर्सेज भी आप ऑप्ट कर सकते हैं अपनी कंप्लीट तैयारी के लिए। बहुत ही डेडिकेटेड तरीके से वो चीज़ें जो एग्जाम में पूछी जा रही हैं वो हम सब मिलकर आपको पढ़ा रहे हैं। तो हमारा टारगेट ये है कि अगर आप हमसे पढ़ के जाएं तो कोई चीज़ आपको एग्जाम में ऐसी ना मिले जो आपको ना आती हो। ठीक है, और आप टॉप लेवल पोस्ट तक एक बार की में पहुँचें, इस ड्रीम के साथ हम यहाँ पे काम कर रहे हैं। सबसे मेन मकसद ये होता है कि आपको कहीं भी गाइडेंस की कमी ना रहे। ठीक है, आपको टाइम टू टाइम गाइड कर सकते हैं। आप मेंटर से डायरेक्टली कनेक्ट करने का आपको मौका मिलता है। टेलीग्राम ग्रुप्स के अंदर मेंटर्स भी अवेलेबल होते हैं एज एडमिन। कोई भी क्वेश्चन आप डालते हैं तो वहाँ पे जो मेंटर्स हैं वो आपको उसके लिए गाइड भी करते हैं, साथ के साथ उसका सोल्यूशन भी देते हैं आपकी क्वेरी का। ठीक है, तो जो पेड ग्रुप्स यहाँ पे जैसे GK का अलग मिलेगा आपको टेलीग्राम ग्रुप, आपको यहाँ पे इंग्लिश का अलग से टेलीग्राम ग्रुप मिलेगा, तो आप इन मेंटोर से कनेक्ट करके भी अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। एप्लीकेशन पे आपको रिकॉर्डेड वीडियोस मिलती हैं और टाइमली लाइव प्रैक्टिस सेशंस भी वहाँ पे आएंगे जो आप देख सकते हैं। मैथ्स के बहुत सारे प्रैक्टिस सेशंस मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। तो डेट्स इट गाइज, आपसे इस वीडियो में यही विदा लेता हूँ। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद।